अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। अच्छा जी, दिन का आगाज़ करते हैं दुआओं के साथ, बेस्ट विशेस के साथ, नेकियों की दुआओं के लिए कि अल्लाह ताला हमारी नेकियों में जो है वो इजाफ़ा फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के काम आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारे हक़ में चीज़ें बेहतर हो सकें। अच्छा, आज जो शो है उसका आगाज़ मैंने सोचा कि कुछ मुख्तलिफ़ अंदाज़ में किया जाए, और ये मुख्तलिफ़ अंदाज़ इस तरह से कि हमेशा हम आपको ये बताते हैं कि मुख्तलिफ़ रेमेडीज़ से आपको क्या क्या फ़ायदा होता है। हमेशा हम आपको ये बताते हैं कि आपकी ब्यूटी के लिए जो है वो क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। हमेशा हम आपको ये बता रहे होते हैं कि आपके स्किन बेनिफिट्स के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आपने एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको जो है अपना रूटीन मेंटेन करना चाहिए, बहुत सारा जो पानी है वो आपको पीना चाहिए। लेकिन आज बात करते हैं, एक्चुअल में सबके अपने अपने जो है वो हैक्स होते हैं, अपने ब्यूटी हैक्स होते हैं, अपनी अपनी रूटीन होती है, अपनी अपनी बहुत सारी ऐसी पर्सनल चीज़ें होती हैं जिनका वो जिक्र करते हैं ताकि दूसरों को उससे फ़ायदा हो सके। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो कि मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो है जी, एक ऐसी रेमेडी समझ लें, एक ऐसी प्रैक्टिस समझ लें, एक ऐसा ज़बरदस्त जो है वो आप पीसफुल टाइम समझ लें, या इसको आप ये कह लें कि ये आपकी दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए, हर चीज़ की कामयाबी के लिए जो है ना, इतना ज़बरदस्त चीज़ है, इतनी ज़बरदस्त ये बात है जो कि मैं आपके साथ में अभी करने लगी हूँ। और ये है जनाब कि जब आप परेशान होते हैं और जब आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको तंग कर रही हैं, आप स्ट्रेस में हैं और आपका स्ट्रेस जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और आपने बहुत सारे लोगों को अपनी बहुत सारी बातें बता दी हैं, लेकिन फिर भी आपका दिल हल्का नहीं हो रहा, और बहुत सारी चीज़ें कहने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि आप स्ट्रेस में हैं, बहुत सारी बातें करने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने अपनी सारी बेस्ट फ्रेंड्स को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता दी हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिल हल्का नहीं होता, मुझे सुकून नहीं आता, मेरे मैटर सॉल्व नहीं होते, मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी एडवाइस भी की है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तो फिर आपने करना ये है कि आपने जो है वो पढ़नी है तहज्जुद की नमाज़। जी हाँ, आज हम बात करेंगे तहज्जुद की नमाज़ के हवाले से कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से कितने फ़ायदे होते हैं। तहज्जुद की नमाज़ जो है वो कितनी ज़्यादा लोगों के अंदर एहसास बेदारी पैदा करती है। तहज्जुद की नमाज़ जो है वो कितनी ज़बरदस्त नमाज़ है कि जब आप अल्लाह के हुज़ूर वुज़ू करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए उठते हैं और अल्लाह ताला से अपनी सारी दुआएं मांगते हैं, जो जो आपके दिल में होता है वो आप अल्लाह से कहते हैं। वो एक ऐसा पीसफुल टाइम होता है जिस टाइम पर आप अल्लाह ताला से बात करते हैं, आप अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के गुजारिश करते हैं, अपनी दुआएं जो हैं वो मांगते हैं। पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूं तो तहज्जुद की नमाज़ जो है ना, एक ऐसी नमाज़ होती है कि जिसमें आप उस पीसफुल टाइम में बैठकर फ़ोकस कर सकते हैं, अपनी वो सारी प्रॉब्लम्स आप अल्लाह से कह देते हैं। और यकीन करें, जब आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं और तहज्जुद की नमाज़ में दुआएं मांगते हैं तो उसके बाद आपको नहीं फ़ील होगा कि आपको किसी की ज़रूरत है कि आप किसी से कोई बात डिस्कस करें, अपना दिल हल्का करें या अपना स्ट्रेस जो है उसको ख़त्म करें। अच्छा, ये तो है एक हमारी फ़ेथ है, हमारी स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन तहज्जुद की नमाज़ के वैसे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में लोग जो है वो कहते हैं कि हमने 4 AM क्लब ज्वाइन किया हुआ है, हम सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज को जाते हैं, हमारी जो हेल्थ है वो बेहतर रहती है। अच्छा, इसमें आपने अपनी स्लीप टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने उस हिसाब से अपने स्लीप आवर्स मैनेज करने हैं कि रात में फिर आपने जल्दी सो जाना है और फिर आपने जब तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठना है तो फिर आप देखेंगे कि आपका दिन भी कितना ज़बरदस्त रहता है और आपकी ओवरऑल लाइफ जो है, दुनिया भी और आखिरत भी ज़बरदस्त रहेगी। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप सारा रूटीन फॉलो करते हैं तो आपकी नमाज़ें और नमाज़ों का जो शेड्यूल है वो भी मैनेज हो जाता है। अच्छा, तहज्जुद की नमाज़ जब आप पढ़ते हैं तो आपका स्ट्रेस जो है वो ख़त्म होता है, आप अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा जो आपका एंजाइटी का लेवल होता है वो ख़त्म होता है, आपको सोचने समझने की सलाहियतें जो हैं उसमें इजाफ़ा होता है। उसकी रीज़न ये है कि आप जल्दी उठते हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम होता है, आप फोकस करते हैं। नमाज के बाद फिर आपको समझ में आता है कि आपका जो काम है, जो पहला प्रायोरिटी का काम है, ज़ाहिर उसके बाद फिर फजर का टाइम हो जाता है, लेकिन आपको ये समझ में आता है कि आपने अपना पूरा दिन कैसे प्लान करना है। तो ज़रूर तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए, फ़िट रहिए। और बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना जी कि हम पता नहीं क्या क्या रेमेडीज़ करते हैं, हम पता नहीं कितनी एक्सरसाइजेज़ करते हैं, तो एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ये तहज्जुद की नमाज़ शामिल कीजिए, अपने स्लीप आवर्स को बेहतर कीजिए, अपनी रूटीन को बेहतर कीजिए, और फिर आप ये मैजिक देखिए कि आप 30 to 40 डेज़ के अंदर ही अपने आप को सुपर फिट
फील करेंगे, आपकी स्किन जो है वो भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपके स्लीप टाइमिंग अच्छे होते हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, आपका स्ट्रेस लेवल रिलीज़ हो जाता है, आपकी एंजाइटी ख़त्म हो जाती है, और वो सारी बातें जो दिन भर में आप अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहना चाह रहे होते हैं, वो सारा कुछ जो आप किसी और से कहना चाह रहे होते हैं, वो उस टाइम पर फोकस करके जब आप अल्लाह से कहते हैं और अल्लाह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते चले जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। तो तहज्जुद की नमाज़ जो है वो सिर्फ़ आपकी रूहानियत के लिए नहीं, वो सिर्फ़ जो है वो आपकी परेशानियों के लिए नहीं, तहज्जुद की नमाज़ आपकी जो दुनियावी जो चीज़ें हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जब आप इस तरह की रूटीन कंटिन्यू करते हैं और इस तरह की स्पिरिचुअलिटी के अंदर आते हैं, तो डेफ़िनेटली इससे आपकी जो ओवरऑल पूरा दिन है वो मैनेज होता है, आपका डाइट मैनेज होता है, आपका एंजाइटी स्ट्रेस लेवल जो है वो मैनेज हो जाता है, और आपके काम सारे मैनेज हो जाते हैं, और आप किसी काम के लिए लेट भी नहीं होते, और फिर उसके बाद जो है वो आप खुद फील करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक जो है वो नज़र आएंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं हम मौसम के हवाले से, कि मौसम जो है वो भाई बहुत क्या है, और ये जो मौसम है अच्छा होने के साथ साथ इमरजेंसी भी है कि जहाँ पर कराची में तो वही है कि आपको मना किया जाता है कि सीवी वगैरह की तरफ ना जाएं। जब मानसून का सीज़न होता है, दफ़ा 144 जो है वो नाफिज़ की होती है, तो तब की ये सूरत हाल होती है। लेकिन बाकी जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जहाँ पर सैलाब का ख़तरा होता है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जो है वो इस हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन जो मौसम है कराची का वो हो गया है बड़ा औसम, और आज से 17 जुलाई तक जो है मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बारिशों का इम्कान है। जबकि अगर पंजाब से स्टार्ट करते हैं तो पंजाब के बेशतर अज़ला में आंधी, बारिश और तूफ़ान की पेशगोई की है, और रेन इमरजेंसी के हवाले से भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा किए जा रहे हैं इक़दामात। और जो ओवरऑल शहर की सूरत हाल है, वहाँ पर हमने देखा कि लाहौर में भी कई जगहों पर जो है वो पानी जो है वो भरा हुआ था, और शहरी जो है काफ़ी मुश्किलात में नज़र भी आया। इस्लामाबाद में भी जो है वो आंधी और गरज चमक के साथ जो है वो बारिश की पेशगोई की गई है कि भाई बादल इस्लामाबाद में भी जो है वो गरजेंगे, बरसेंगे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 13 से 17 जुलाई के दौरान जो है आंधी और बारिश की जो है वो पेशगोई की गई है। तो जनाब ये है सूरत हाल, और जब इस तरह की कोई सूरत हाल होती है ना, तो हम आपको यकीनी तौर पे ये बता रहे होते हैं कि आपने करना क्या है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और ज़िक्र करते हैं एक ऐसे वाक़े का जो पाकिस्तान में भी हो चुका है मोटरवे पर। पहले मैं ज़रा अपना चाय का कप ले लूँ, चाय भी पीती जाऊँ और साथ साथ आपके साथ में शेयर भी करते जाऊँ। अच्छा जी, अब क्या होता है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसे नहीं होता कि कोई हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो रहा हो और हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को छोड़ के चला गया हो। मुल्क से बाहर भी ऐसा बहुत होता है और बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसा नहीं कि झगड़े की वजह से, लोगों की भूलने की आदत होती है, लोग कुछ भी भूल जाते हैं, सामान भूल जाते हैं। लेकिन ये साहब जो हैं वो गैस स्टेशन पे अपनी वाइफ को भूल गए। ये देखें जी, ये साहब जो हैं वो अपनी वाइफ को गैस स्टेशन पे भूल गए। अच्छा, जब ये चले गए यहाँ से, इन्होंने गैस भरवाई, उसके बाद ये वाक़या होता है फ्रांस में। तो जब ये यहाँ से चले गए, इन्होंने गैस भरवाई और फिर उसके बाद जो है इनको याद आया कि भाई मैं तो अपनी बीवी को जो है वो तो भूल आया हूँ। तो फ्रांस में एक शख्स गलती से अपनी बीवी को हाईवे गैस स्टेशन पर छोड़कर चला गया। इसे ये भी याद नहीं रहा कि वो बीवी को कौन से गैस स्टेशन पर जो है वो भूला था। फिर 5 जुलाई को ये वाक़या पेश आया, और पेरिस से ताल्लुक़ रखने वाला ये शख्स जो है उसने अपनी बीवी और बेटी के हमरा जो है वो तातीलात मनाने के लिए मराकेश रवाना हुआ था, और ये सारा वाक़या उसी दौरान पेश आया। तो फिर इसने बहुत सारे गैस स्टेशन पर रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कहीं फाइंड आउट नहीं हो रही थी। और मज़े की बात ये है, और अफसोसनाक बात भी कह सकते हैं, कि भाई ये शख्स जो है उसको ये याद नहीं आ रहा था कि कौन से वाले जो है ना वो पेट्रोल पंप पे, कौन से वाले गैस स्टेशन पर जो है ये छोड़कर आ गए। तो इसने बताया कि उसको याद नहीं है कौन सा पेट्रोल पंप था। गाड़ी में जो है इस जोड़े के साथ उनकी 22 साला बेटी भी मौजूद थी, और वो फिर भी पुलिस को कुछ नहीं बता पा रही थी ज़्यादा कि हो क्या रहा है, क्योंकि उसने कहा कि उस टाइम पर तो वो सो रही थी और उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि उसके जो वालिद हैं वो वालदा को कहाँ भूले हैं। तो ये सारी जो है वो सूरत हाल हुई। फिर उसके बाद काफ़ी जगहों पर जो है चेक किया, पता किया, और फाइनली फिर इसकी जो वाइफ है वो उसी गैस स्टेशन पर मिली जहाँ पर ये छोड़कर आए थे साहब। और ये वाक़या जो है इतना ज़्यादा डिस्कस हुआ कि लोगों ने फिर जो है वो इस हवाले से ये कहना शुरू कर दिया कि भाई ये जा रहे थे अपनी छुट्टियों पे, ये समर वेकेशंस पे जा रहे थे और ये वाइफ को ही भूल गए। तो भाई इस तरह के जो वाक़यात हैं ना वो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं होते, मुल्क से बाहर भी इस तरह के वाक़यात होते हैं। और जब मुल्क से बाहर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उसमें जो है लोग अपनी वाइफ को भी भूल जाते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि
सिंध हाई कोर्ट में आज कौन कौन सी अहम हेयरिंग्स हैं और कौन कौन सी अहम जो हैं वो समातें हैं, क्योंकि ये बताना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि उससे हमें पता चल सके कि हम जिन केसेस के बारे में बात करते हैं, जिन वाक़यात के बारे में बात करते हैं, उनके ऊपर जो है वो क्या इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं और उनकी हेयरिंग्स जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो सिंध हाई कोर्ट में अहम केसेस की समात होगी। आइनी और रेगुलर बेंच के रूबरू मुख्तलिफ केसेस की समात है। लापता अफराद, गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात, दरख्वास्त ज़मानत पर यह समात होगी। सिंध टैक्स और सेल्स टैक्स से मुतालिक दरखास्तों पर समात होगी। दरखास्तों पर समात जस्टिस फैसल कमाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेंगे। मंशियात मुकदमात में मुलजिमान की दरखास्त ज़मानत पर समात होगी। दरखास्त पर समात जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी की सरबराही में 2 रुकनी जो बेंच है वो करेगा। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो भारतीय मीडिया है वो किसी तौर भी जो है ना कोई मौका खाली नहीं जाने देता। मतलब कोई ऐसा टाइम ना हो कि कोई कॉन्स्पिरेसी ना बने, कोई बात ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई लड़ाई नहीं हो। उन्होंने कुछ ना कुछ जो है ना वो ढूंढ के निकाला हुआ होता है, कुछ ना कुछ वो रख ही लेते हैं। अब जो हमारी हॉकी की टीम है उसके लिए भारत में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। पहले खुद ही उन लोगों ने माना, इजाज़त दी कि हाँ ठीक है जी, टीम आएगी, टीम खेलेगी। अब वो जो इंडियन मीडिया है वो वहाँ से शुरू हो गया और उनके जो एंकर पर्सनस है, जितने भी सारे वो उस टाइप के एंकर पर्सन जो रिपब्लिक के, आप समझ गए होंगे मैं किनका नाम लेना चाह रही हूँ, उन्होंने क्या किया कि अब जहर उगलना शुरू कर दिया और चीख चीख के वहाँ पर कह रहे हैं कि ये लोग जो हमारे जो है मुल्क में इस तरीके से जंग की और फिर इन लोगों ने जो है वो हमें मज़ा चखाया, बताया और अब इनकी टीम कैसे खेलेगी। यानी इतनी ज़्यादा इनके दिलों में कुदूरते हैं, इतना ज़्यादा वहाँ पर नफ़रत है कि पहले ये खुद ही स्केजुअल प्लान करते हैं। अच्छा, इन्हें पता है कि ठीक है अगर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे तो फिर वो टीआरपी भी नहीं होगी और वो सारा कुछ भी नहीं होगा, और ऊपर से भड़कियाँ और भपकियाँ कराते हैं। तो भारत की खेलों से दुश्मनी अब बढ़ने लगी है। क्रिकेट के बाद अब हॉकी पर भी वार करना शुरू कर दिया है। अभी तो वो एशिया क्रिकेट के हवाले से ही वहाँ पर जो है वो रोना धोना लगा हुआ है। अब एक तरफ भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है, तो दूसरी तरफ भारत की इंतहापसंद तंजीम जो है RSS, उसके हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से भी पाकिस्तान हॉकी टीम को खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दी जा रही हैं। भारत में सोशल मीडिया पर तस्वीर लगाकर पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाड़ियों को धमकाया जा रहा है। अच्छा जी, और इससे पहले क्या हुआ था कि भारतीय मीडिया ने खबरें दी थी कि भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान हॉकी टीम को भारत आने की इजाज़त दे दी है। तमाम 2 दिन गुजरने के बाद भारतीय मीडिया ने जहर उगलना शुरू कर दिया। अब इनकी ये सूरत हाल रहती है और इस तरह की बातें करते कि इंसान जो है ना वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियंस ने एशिया कप भारत से किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियंस का कहना है कि क्रिकेट की तरह हॉकी के मुकाबले भी न्यूट्रल मुकाम पर होने चाहिए। अच्छा, ये जो एशिया हॉकी कप है ना, इस 27 अगस्त से भारत का जो शहर है राजगीर, ये वहाँ पर होगा। लेकिन पता नहीं उससे पहले इन लोगों ने जो है वो इस तरह की बातें करना शुरू कर दी हैं। दैट्स रियली 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 सैड। मुझे समझ में नहीं आता कि पहले तो ये फैसले कर लेते हैं क्योंकि इनको पता होता है कि जी फैसला करना है, उसके बाद इनकी आवाम जो है वो इनको छोड़ती नहीं और इनकी आवाम फिर इनको पड़ जाती है और फिर उसके बाद जो है इनको समझ नहीं आती और फिर ये अपना स्टेटमेंट जारी करते हैं, ऐसा कर लें तो वैसा कर लें। तो अभी इंडिया में इस वक्त शिकस्त खाने के बाद, पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद जो उनकी आवाम है ना और जो उनके कुछ लोग हैं, उनको समझ में नहीं आ रही कि उनको करना क्या चाहिए। उनको पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। लेकिन भाई पाकिस्तान तो हमेशा टेबल टॉक करता है और अमन की बात करता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं, बल्कि वापस आ जाएं कराची पाकिस्तान वापस आ जाते हैं और बात करते हैं कराची के मसाइल की। एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और ये जो एलानिया लोड शेडिंग है अब ये बढ़ती जा रही है। लोग परेशान होते जा रहे हैं। लोगों के घरों में बिजली नहीं होगी तो लोग गुजारा कैसे करेंगे, कैसे ज़िंदगी के मामलात को लोग आगे लेकर जाएंगे। शहर कायद में एलानिया बिजली की लोड शेडिंग और गैस मसाइल का जो सिलसिला है वो थम नहीं सका है। अच्छा, अब ये जो औरंगी है, कोरंगी है, ओल्ड सिटी एरिया है, बल्दिया है, कायदाबाद है, मवाज गोट समेत मुख्तलिफ इलाके जो है वो गैस मसाइल से दो चार हैं। मतलब अगर आपने चूल्हा जलाया है तो आप बस इस उम्मीद से जलाते हैं कि शायद गैस आ रही होगी तो आज नाश्ता हो जाएगा, लेकिन ये हो नहीं पाता। अच्छा जी, जो बिजली है वो है नहीं। शहर के 30% बिजली चोरी वाले जो इलाके हैं वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट जो है वो की जाती है। फिर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक जो हैं ओल्ड सिटी एरिया, उनके मुताबिक क्या सूरत हाल है? उनके मुताबिक ये सूरत हाल है कि मलीर हो, कायदाबाद हो या फिर लियारी हो या फिर जो है वो शहर के बेशतर इलाकों में जो है वो इस तरह से एलानिया लोड शेडिंग जो है वो जारी है। और इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग इस हवाले से परेशान हैं और बहुत पब्लिक ये कह रही है कि भाई हमारे घर में लोड शेडिंग है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और इन हालात में जबकि आवाम परेशान है, लोग परेशान हैं, इन हालात में ज़िक्र कर लेते हैं सोने के प्राइजेस का
क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी तो हैं ना जिन्होंने सोना ख़रीदना और बेचना होता है। तो जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो क्या हैं, तो गोल्ड की कीमतों में क्या हो गया है, लेट मी सी। गोल्ड की कीमतों में जो है वो इजाफा हो गया है, सोना फिर महंगा हो गया है। अच्छा जी, सोने की कीमतों को लग गए हैं पर और सोना ख़रीदना है मुश्किल। आलमी मार्केट में सोना $32 महंगा होकर $3,324 फ़ी औंस पर पहुंच गया है। 1 तोला सोना $3,200 महंगा होकर $3,54,700 रुपये पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोना $2,744 इजाफे से $3,04,098 पर पहुंच गया और 1 तोला चांदी $10 इजाफे से $3,851 पर पहुंच गई है। चलिए जी, सोने के रेट्स जो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी हैं और अब जाते जाते यानी कि ब्रेक पे जाते जाते जो है वो आपसे वेजिटेबल के प्राइजेस भी मैं शेयर कर देती हूँ कि जो स्टैटिक रेट्स हैं वो क्या हैं, ताकि आपने करनी होगी जल्दी जल्दी ग्रॉसरी तो आप जो है ये वेजिटेबल के प्राइस सुनते जाएं कि वेजिटेबल के प्राइस क्या हैं, क्योंकि वेजिटेबल के प्राइस आपको पता होंगे तो आप बार्गेनिंग करेंगे कि जी एक्चुअल में रेट्स तो ये हैं। टमाटर है 58 पर, फिर उसके बाद जो है आलू है 50 पर, फिर उसके बाद जो है लहसुन है 276 पर, फिर उसके बाद अदरक जो है वो 483 पे है, फिर गाजर जो है 81 पर है, एंड वी हैव वॉट तुरई जो है वो 81 पर है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगी लौकी जो है वो 92 पर है, और फिर उसके बाद जो है फूल गोभी है, और फिर फूल गोभी के बाद खीरा है, और खीरे के बाद क्या है, खीरे के बाद जो है वो भिंडी है 253, और फिर उसके बाद प्याज है 35, और फिर उसके बाद जो है आपकी ये होस्ट है सबा शेख। अच्छा जी, अब हम करेंसी के जो रेट्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर कर लेते हैं कि माल का हाल जो है वो क्या है। तो आज जो माल का हाल है वो क्या है ये जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो 188 पर है, कैनेडियन डॉलर जो है वो 212 पर है, वी हैव यूरो 337, वी हैव कुवैती दिनार 931, एंड वी हैव UK pound 390, सऊदी रियाल 76, स्विस फ्रैंक 338 एंड US डॉलर 286 पर। तो ये तो है जी आज हमारे जो सिटी अपडेट्स थे वो मैंने आपके साथ में शेयर की, और जो दालों के प्राइस हैं, जो पल्सेस हैं वो क्या हैं, उसमें सबसे पहले हम जिक्र करेंगे दाल माश का। दाल माश का हम जिक्र क्यों करते हैं, क्योंकि शायद आप लोगों को भी बड़े पसंद है, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक बताया नहीं कि भाई हमें पहली कौन सी वाली दाल के प्राइस आपको बताने चाहिए। तो बाकी तो सारी सिटी अपडेट्स के ऊपर आप लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, तो लगता है आपकी भी फेवरेट दाल माश ही है। तो दाल माश जो है वो 385 पर है, फिर उसके बाद जो मूंग की दाल है वो 380 पर है, फिर मसूर की दाल जो है वो 250 पे है, फिर दाल चना जो है वो 280 पर है, फिर उसके बाद जो काबली चना है वो है जी 350 पे, हाँ जी 315 पे है। अच्छा जी, काबली चना। तो ये तो हो गए सिटी अपडेट्स, और सिटी अपडेट्स मैंने शामिल किए, खबरें और भी हैं और बहुत सारी जो है वो टॉप स्टोरीज़ हैं जो कि शामिल करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद मैं ज़रा ये चाय पी लूँ, आप लोग भी लिटिल ब्रेक लीजिए, स्टे विद अस। तो कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि हमेशा लोगों की यादों में रहते हैं, लोग उनको याद करते हैं, उनकी बातें करते हैं, ही इज़ वन ऑफ देम। अच्छा जी, न्यूज़ सेशन के लिए हमें ज्वाइन किया है मेराज भाई ने और आजिज़ भाई ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सुबह का टाइम है और कतील साहब की जो है वो आज बरसी भी है, और उनके चाहने वाले, उनके मद्दा उनको हमेशा याद रखेंगे, दिलों में रखेंगे। आपको कोई शेर वगैरह कुछ आता है तो आज गजल निकाली है जी जी, उसकी 2-3 सत्रह आपको मैं जी जी, श्योर याद तो नहीं जी। वैसे कतील शिफाई बहुत बड़े नाम थे, बहुत बड़े शायर थे इस मुल्क के। हाँ। बहुत दिनों से नहीं अपने दरमियाँ वो शख्स, बहुत दिनों से नहीं अपने दरमियाँ वो शख्स, उदास करके हमें चल दिया कहाँ वो शख्स। फिर कहते हैं कि वो जिसके नक्श कदम से चिराग जलते थे, हाँ। वो जिसके नक्श कदम से चिराग जलते थे, जले चिराग तो खुद भी बिना धुआं वो शख्स। अरे अरे वाह वाह। कुछ उसके एक गज़ल की 3-4 सतरें थी, लेकिन वैसे कतील शफ़ाई के नगमे और उसकी शायरी रेडियो पाकिस्तान के ज़माने से सुनते आ रहे हैं। पाकिस्तान के जितने भी बड़े गुलकार हैं सब ने कतील शफ़ाई को तकरीबन गाया, उनकी गज़लें कमाल की हैं, वैसे कमाल की हैं जी। मेराज भाई कोई अगर आपको शेर आता हो तो मैं चाहूँगी शेर आप अगर हमें सुना सकें तो। देखें जी, शेर से तो खैर माजरत है, हाँ, लेकिन बहरहाल कतील शफ़ाई के हवाले से जो हमारी भी थोड़ी बहुत जो मालूमात हैं वो यही है कि काफ़ी फ़िल्मों में उन्होंने गाने भी लिखे, शायरी भी उन्होंने की, सही, और बड़ा नाम पाया। और वाकई ऐसा नाम है कि आप अगर 4 लोगों में बैठ के नाम लेंगे, हाँ, तो उनमें से कम से कम 2 लोग उनको जानते होंगे, उनके चाहने वाले बहुत हैं। असल में देखिए बात यह है कि बड़ा वो कहते हैं उसको नफीस तबीयत के लोग होते हैं जो शायरी वगैरह जो है वो लाइक कर रहे होते हैं, लाइक करते भी हैं, और ख़ुद शायर जो है वो भी काफ़ी हसास होता है
हाँ बिल्कुल, ये तो है कि पोइट्री करना भी आसान काम नहीं, बड़े हसास लोगों का काम है, बड़े जेन्युइन किस्म के जो लोग होते हैं ना, ट्रू पीपल, ये वो इस तरह जो शायर होते हैं, ये पोइट्री जो होती है ये आसान नहीं है। इनफैक्ट बड़ा ज़बरदस्त जो है तरीके से आजिज़ भाई ने जो है शेर पढ़ा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और हमारा न्यूज़ सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज एक खबर है जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। अगर आपने टिकट लिया हो डोमेस्टिक और अगर आप चले जाएँ इंटरनेशनल, तो इसमें आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हम कराची में रहते हैं और हमारे यहाँ जिस तरह बहुत सारी कन्फ्यूजन है, तो ऐसे बाकी लोग भी कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको डोमेस्टिक के टिकट पे जद्दा भेज सकते हैं। कहानी क्या है, ज़रा देखिए। तो ये आपने देखा कि ये जो शख्स है ये किस तरीके से अपनी आपबीती बयान कर रहा है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। इट्स यू नो अमेजिंग, इट्स अनबिलीवेबल कि आपके पास डोमेस्टिक की टिकट है और ये जो शख्स है ये कहते हैं कि मैंने एयर होस्टेस को टिकट दिखाया, उन्होंने कहा बैठ जाए, मेरा क्या कसूर है। मैं बैठ गया, 2 जहाज़ खड़े हुए थे, एक डोमेस्टिक का और एक इंटरनेशनल का, और भाई साहब जो है वो पहुंच गए जद्दा। और जब प्लेन में इन्होंने जिक्र किया कि क्यों नहीं आ रहा भाई कराची, तो उन्होंने कहा हेलो ये तो जद्दा आ गया। किधर भाई? इस सूरत हाल पे आप दोनों, आजिज़ भाई आप स्टार्ट करें सूरत। देखिए अब वो आप देखें, हालांकि वो कराची के टिकट पे जद्दा पहुंच गया, खुश होने के बजाय वो बहुत परेशान है। जी बिल्कुल, वो परेशान इसलिए है कि उसको बताया गया कि अब तो आपको भाई FIA इन्वेस्टिगेट करेगी। आप जो क्यों, अरे वो कह रहे हैं मेरा क्या कसूर है भाई इसमें, मुझे तो कराची ही जाना था। मैं तो इस वजह से परेशान हूँ कि कराची क्यों नहीं आ रहा, कराची क्यों टाइम इतना गुजर गया कि कराची तो 1.5 घंटे की फ्लाइट होती है। सही, वो कह रहे हैं 2-2.5 घंटे गुजर गए, कराची नहीं आ रहा। तो मैंने फिर एयर होस्टेस से पूछा कि भाई कराया, उसने कहा आप तो जद्दा पहुंच गए हैं। जद्दा पहुंच गए, सही। वो फिर आपको अभी, हालांकि इस पे जुर्माना वगैरह हुआ है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने, जो निजी फ्लाइट है, जो निजी एयरलाइन है एयर सेल, उसको जो है जुर्माना भी किया है और अब मज़ीद कार्रवाई भी होगी। लेकिन अब कार्रवाई क्या होगी, लेकिन ये मिसाल जो है ये इस माजी में हम सुनते थे ना कि एक टिकट में 2 मज़े, ये वो वाली बात है। टिकट लिया कराची का, पहुंच गया जद्दा, जद्दा से फिर वापस कराची। आपको पता है इस खबर के बाद बहुत सारे लोग जो है ना वो ये कह रहे हैं कि हम भी इसी तरह का टिकट लें और फ्रांस पहुंच जाएं और 2-3 दिन घूम के आ जाएं। मतलब हमारे, जब हम सफ़र करते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, तो लोगों से ऐसी गलतियाँ क्यों नहीं होती? महराज भाई क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब आप चेक करें कि एक बंदा डोमेस्टिक के टिकट पे है, वो शख्स जद्दा पहुंच गया, यानी उसकी अपनी क्या ज़हनी हालत हुई होगी उस टाइम बैठे बैठे कि भाई मुझे कहाँ बिठा। उसने कहा भाई मैं क्या करूँ, मैंने तो चेक कराया था, उन्होंने कहा यही टिकट है, बैठ जाएं आप। ये देखें आप, देखें भाई माशाल्लाह से हमारे यहाँ जो है ना मिसालें बहुत कायम होती हैं। बिल्कुल, ऐसा कहीं नहीं सुना होगा आपने। ये भी एक मिसाल है, मतलब सोचने की बात है। कभी भी जाहिर सी बात है, आपने भी ट्रैवल किया होगा, मैंने भी ट्रैवल किया कई दफ़ा, तो हमेशा जाहिर सी बात है गाइडलाइन होती है और सब बता रहे होते हैं कि ठीक है जी आप यहाँ चले जाएं, और लिखा हुआ भी होता है, अनाउंसमेंट भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा होता है, सब कुछ होता है भाई। सबसे पहले तो बोर्डिंग होती है, बोर्डिंग होती है, सही होती है, सही। बोर्डिंग में हर चीज़ क्लियर हो जाती है ना भाई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ आपने जाना है, क्या चीज़ है। बोर्डिंग तो उनकी भी होती है जो इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे होते हैं, जो लोकल कर रहे होते हैं, डोमेस्टिक कर रहे होते हैं, उनकी भी हो रही होती है। अब किसने गफलत बरती, सोचे तो सही जरा। एयरपोर्ट का हमला, सही। वो उसको नहीं देख रहा था, बोर्डिंग ये बंदा कहते हैं 2 प्लेन्स खड़े थे, एक डोमेस्टिक एक इंटरनेशनल, तो ये इंटरनेशनल में बैठ। कभी भी ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप अपनी मर्जी के प्लेन में, आप कभी भी अपनी मर्जी से किसी प्लेन में जाके नहीं बैठ सकते, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब आप जाते हैं तो 2 या 3 होते हैं, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, उनको एक रॉ बना के अलग से उनको भेजा जाता है। अब समझ में ये नहीं आ रहा क्या, कराची में तो हमने एयरपोर्ट पे यही देखा, अब लाहौर एयरपोर्ट पे ऐसा क्या जदीद निज़ाम हो गया कि जिसमें बस की तरह जहाज खड़े हुए कि किसमें भी बैठ जाओ, तो ये हुआ तो ऐसा ही है। इसका मतलब है कि उसने देखा 2 जहाज हैं, एक में बैठ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कराची एयरपोर्ट पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस शख्स को देख के लोग ये कह रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ होता, लो भाई हमें तो एंजॉय करने का मौका मिल जाता, हम तो इंटरनेशनल, हालांकि ऐसा नहीं होता, वो बेचारे से इन्वेस्टिगेशन होगी। अहम बात ये है, जैसे महराज भाई ने कही, जो इंटरनेशनल सफ़र कर रहे होते हैं उनके पास पासपोर्ट होता है, उनके पास वीज़ा होता है। जो डोमेस्टिक सफ़र कर रहे होते हैं उनके पास कोई पासपोर्ट वीज़ा कुछ नहीं होता, सिंपल टिकट लेके बैठ जाते हैं। अच्छा, ये तो चूंकि डोमेस्टिक था तो सिंपल टिकट लेके बैठ गया, लेकिन हैरत तो उस जहाज़ के अमले पे हो रही है। मैं भी तो वही हैरान हूं। अच्छा, बोर्डिंग
अच्छा, बोर्डिंग भी नहीं, बोर्डिंग वालों ने भी कमाल कर दिया, लेकिन मेरा ख्याल है बोर्डिंग वालों ने तो उसको लोकल जहाज़ का ही वो बोर्डिंग बना के दिया होगा। जब वो वहाँ से बोर्डिंग बना के अंदर गया होगा ना, जब हम लॉन्च के बाद जब जहाज़ में जहाज़ की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो बता रहे हैं कि वहाँ अच्छा वो एक सीढ़ी लगी हुई होती है अंदर जाने के लिए, तो मुमकिन है कि एक ही जगह पे 2 सीढ़ियाँ लगी हुई हो, एक इस तरफ हो एक इस तरफ हो, ये बंदा इस तरफ चला गया हो। लेकिन देखिए मैं भी ऐसा हो सकता है, लेकिन देखिए मैंने भी बीच में जितने भी ट्रैवल किए अब बाकायदा एक पूरा चैनल होता है जो जाता है, ठीक है ना, आप उससे ना राइट हो सकते हो ना लेफ्ट हो सकते हो, किसी सीढ़ी की जरूरत नहीं, तो वो चैनल आपको डायरेक्टली गेट तक लेके जाएगा। अब तो किसी सीढ़ी पे चढ़ने की जरूरत ही नहीं रही ना, आप उस चैनल से डायरेक्टली गए, मैं उस चैनल की बात बाहर जो रास्ते है या जो भी क्रू है वो आपको दे देगा सीट। जो इंटरनेशनल फ्लाइट होती है उसका जब हम जैसे ही जहाज के अंदर इंटर होते हैं तो एयरोस्टेस खड़ी होती है। जी बिल्कुल, वो और टिकट चेक वो कहते हैं ना कि मैंने दिखाया, वो कह रहे हैं मैंने दिखाया है, सीट नंबर देखती है कि आपकी फिना सीट है ना, गाइड कहती है कि जी आप इस तरफ जाएं, आगे जाएं, तो वो टिकट देख के उसको बिठाया, उसको उसके हाथ में ना पासपोर्ट है ना वीजा है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही टिकट दे के बिठा। एक मैसेज है भाई पब्लिक के लिए, जो लोग खुश हो रहे हैं ना कि भाई ऐसा हमारे साथ भी हो जाए, तो उनको बोलने खुदा को माने ऐसा आपके साथ ना हो तो बेहतर है। वजह इसकी है कि ठीक है गलतियां हमारे यहाँ से हुई है, ठीक है ना, इंतजामिया की से हुई है, तो उसकी वजह से उसको ट्रैवल करके वहाँ जाना पड़ा। लेकिन अगर ये उसको सपोर्ट नहीं करते, हमारी ही जो एयरलाइन है उसको सपोर्ट नहीं करती पैसेंजर को, तो आप यकीन कीजिए कि वो जद्दा में गिरफ्तार हो जाता बगैर किसी वीजा के वहाँ पर पहुँचने पर, ट्रैवल करने पर, और इसमें फिर सबके खिलाफ कार्रवाई, और जाहिर सी बात इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी नहीं, वो कह रहे हैं कि एफआईए इंक्वायरी करेगी ना। नहीं ये बंदा तो जद्दा एयरपोर्ट पे उतरा ही नहीं होगा मेरा ख्याल। हाँ ये तो प्लेन में ही बैठा रहा होगा ना। एफआईए इमिग्रेशन भी इसकी जद में आएगी, इस इंक्वायरी की जद में आएगी, उनका काम था। कस्टम हुकाम भी आएंगे, एयरपोर्ट का अमला भी आएगा। तो बात देखिए उन लोगों के लिए मैसेज सोच रहे हैं कि हम नॉर्वे का टिकट कटा के चले जाए या गलती से वहाँ पहुंच जाए, जर्मनी पहुंच जाए, 3 दिन घूम ले, जनाब आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते, आप जहाज से बाहर निकलते धर लिए जाएंगे। तो एहतियात अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। चले जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर टॉप स्टोरीज के ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक। तो जनाब कराची के शहरियों के लिए सिंध हुकूमत का रिलीफ, और ये रिलीफ ये है कि हफ्ते इतवार के दिन जो है ये दफ्तर खुला रहेगा। और ये कौन सा दफ्तर है? ये मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन का दफ्तर है, जिस वाले से काफ़ी ज़्यादा बात की जा रही है। और आजकल जितने मोटर बाइक्स वाले हैं ना वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, वरना वो दूसरों को परेशान कर रहे होते, इधर से निकल जाते उधर से निकल जाते। पहली दफ़ा मैंने सारे बाइक्स वालों को ना परेशान देखा है कि ये भाई हो क्या रहा है। तो खबर ये है कि मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन का दफ्तर हफ्ते और इतवार को भी खुला रखने का ऐलान किया गया है। सूबाई वज़ीर एक्साइज के अहकामात पर गाड़ी मालकान को सहूलत देने का फैसला किया गया है। दफ्तर हफ्ते और इतवार को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कराची में ट्रैफिक पुलिस की सख्ती के बायस नंबर प्लेट्स के लिए रश बढ़ गया है, जिसके बायस ये फैसला किया गया कि भाई हफ्ते और इतवार को भी ये खोल दिया जाए दफ्तर। और हफ्ता इतवार जो है मिल्कियत की जो मलकियत है उसकी मुंतकली, नंबर प्लेट्स का इजरा, रसीद और वाजिबात की अदायगी के लिए भी मुख्तस किया गया है। अच्छा, इस पर बात करते हैं। आजिज़ भाई, मिराज भाई हमारे साथ हैं। आजिज़ भाई, ये मसला क्या है? लोग इतना परेशान क्यों है? थोड़ा सा जिनको नहीं पता, जिनको समझ ही नहीं आ रही कि ये मामला क्या है, उनको ज़रा सब बता दें, गाइड कर दें। हमने पहले भी एक बार बात की थी, 2021 में सिंध हुकूमत ने एक फ़ैसला किया कि गाड़ियों के नंबर प्लेट्स चेंज किए जाएंगे, गाड़ियों के और मोटरसाइकिलों। अच्छा, उन्होंने फ़र्स्ट फेज़ में बड़ी गाड़ियों का किया। 2021 से मामला चल रहा है कि 22, 23, 24, 25 में हम अभी इन्होंने कुछ अर्सा कबल मोटरसाइकिलों का भी नंबर प्लेट चेंज करने का फैसला किया। अच्छा, चूँकि उसमें एक 2-3 फीचर्स रखे गए हैं जो नया नंबर प्लेट है। एक फ़ीचर तो उसमें यह है कि उसका सारी गाड़ियों का नंबर प्लेट एक साइज़ का रखा गया है। दूसरा, उसका जो नाम नंबर है वो नुमाया बड़ी साइज़ में रखा गया है। तीसरा, उस नंबर प्लेट के अंदर एक चिप लगा दिया गया है। अच्छा, यानी वो दूर से स्कैन होता है। अच्छा, जो सेफ सिटी कैमराज हैं शहर में लग रहे हैं, और आने वाले साल तक बताया गया, बजट में वज़ीर आला ने तकरीर की थी कि 2026 के एंड तक पूरे शहर में सेफ सिटी कैमराज लग जाएंगे। अब सेफ सिटी कैमराज के लिए ज़रूरी है कि वो एक तो आपके नंबर प्लेट वाज़े हों, ठीक, गाड़ी जहाँ से गुजर रही है वो उसका नंबर प्लेट स्कैन हो रहा है कैमरा में, ओके, ठीक है। यानी अच्छा, गाड़ी जब वो स्कैन हो रहा है तो उसका पूरा रिकॉर्ड
आ जाता है आपके पास, स्कैन होके हाँ। पूरा रिकॉर्ड आपके सेफ सिटी में आ गया। सही। कल कला अगर वो गाड़ी किसी जुर्म में मुलविस है, वही गाड़ी या मोटरसाइकिल वो अगर किसी चोरी की है, हाँ। किसी वारदात की है, तो वो नंबर स्कैन हो जाएगा, उससे पता चल जाएगा वो गाड़ी किसी क्राइम में तो मुलविस नहीं है। सही। लेकिन इसको एक प्रोपेगेंडा इस तरह पेश किया गया कि इसको एक सियासी इशू बना दिया गया है। सही। अच्छा, थोड़ा सा उसे एक नाजायज़ फ़ायदा ट्रैफिक पुलिस ने भी लिया। ट्रैफिक पुलिस ने इस तरह लिया कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने उनको कह दिया कि भाई जिन भी मोटरसाइकिलों पे नई नंबर प्लेट नहीं होगी उनकी पकड़ धकड़ करें, उन पे जुर्माने करें, उन पे चालान करें। तो वो लग गया ट्रैफिक पुलिस भी अपने काम से। अच्छा। तो अब चूंकि कराची में कोई 40 लाख से ज़ायद मोटरसाइकिलें हैं जी, चूँकि कराची सबसे बड़ा शहर भी हाँ, है, लेकिन 40-45 लाख मोटरसाइकिलें इस शहर में हैं, तो उस वजह से एक इशू बन गया। सही। सियासी लोगों ने उससे कुछ फायदा लिया कि जी वो अजरक वाली जी, नंबर वो प्लेट फारूक और सत्तार ने इस हवाले से काफी बात अजरक की। वाली नंबर जी, प्लेट जी, जी। क्यों? अरे भाई इसमें मसला अजरक का नहीं है। अजरक तो एक मोहब्बत और उसकी सिंध के हज़ारों साल एक कल्चरल और तहजीब और तमद्दुन का एक हिस्सा है। हाँ। उसको इशू ना, लेकिन ज़ाहिर है सियासी लोगों का अपना, मैं उस पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने इसको सियासी इशू बना दिया। सियासी इशू बनने की वजह से अब लोग परेशान हैं कि तो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि अगर नंबर प्लेट्स में डिले हो रही है, ताख़ीर हो रही है, 1800 रुपये मोटरसाइकिल का नंबर है, 2500 रुपये कार का नंबर प्लेट है, तो उन्होंने कहा कि इतवार और हफ्ते 2 दिन जो छुट्टियाँ होती हैं, छुट्टियों के दिन में दफ्तर खुले रहेंगे, लोग अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं अपने नंबर प्लेट में। सही। महराज भाई, व्हाट डू यू से ऑन इट? क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं, ये जो मोटर बाइक वाले हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, इनको समझ में नहीं आ रही होती है कि भाई करना क्या एक्चुअली। और ये जो सियासी रंग की बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से भी बहुत सारे लोग हम ये करें या नहीं करें, तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात करें। ये क्या इशू क्या बना है? ये क्या सियासी रंग दिया हुआ है? ये बिला वजह का प्रोपेगेंडा है। बात है सीधी सी, जो हम समझें, और हम समझें इसलिए कि हमने समझने की कोशिश की उसको। सही। पूरी दुनिया में हर गाड़ी रजिस्टर्ड होती है उसके मालिक के नाम पर जी, और उसका जब वो कोई वायलेशन करता है ना, हाँ, तो उसका रिकॉर्ड पे रहता है, उसके घर पे सुकून से चालान पहुंच जाता है। उसको कोई बदतमीजी नहीं करता रोड पे रोक के कि भाई इधर आ जाओ, तुम्हारा चालान होगा, लाओ पैसे दे दो। ये सिलसिला खत्म है दुनिया में। ये खाली हमारे पाकिस्तान में और कराची में नजर आते हैं आपको कि हाँ, लगा दे गाड़ी, लाओ पैसे दे दो, जा सकता है, नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। तो भाई सूरत हाल यह है कि हम वैसे कौम हमें चाहिए, वैसे तो हम हुजूम है जी, कौम नहीं है। हाँ। लेकिन अब हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना, दुनिया के साथ तरक्की की जो सफर है उसमें शामिल होना है हमने, तो अब हमें उस तरफ आना पड़ेगा। अब अल्लाह अल्लाह करके जो सेफ सिटी पर काम शुरू हुआ है, कुछ बजट्स वगैरह जारी हुए हैं, कैमरे कुछ लगे हैं, तो अब वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेल है। अगर आपकी शहर में चलने वाली गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है आपके नाम पर, और आप उसको चालान नहीं कर सकते, तो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, ई चालानिंग फेल हो जाएगी उसकी। तो उसके लिए ये एक कहते हैं कि कड़ा फैसला जो है वो लिया गया। कुछ खर्चा तो है, खराजात हैं इसमें, लेकिन इसमें होगा ये कि एक तो सबसे पहले कि आपकी चीज़ आपके नाम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, पुलिस को ये आसानी होगी कि अगर उस पर कोई क्राइम जुराइम हो जाता है, आपकी बाइक फर्ज करें, छिन जाती है, फर्ज करें। एक सियासी जमात है जो इस हवाले से वोकल होकर बात कर रही है, थोड़ी सियासत कर रही है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बात तो वही है ना कि हम तो ये चाहते हैं कि भाई तमाम लोग ही जो है वो SOP को फॉलो करें, मगर ये हो क्या रहा है? भाई देखिए, मैं तो किसी सियासी जमात का नाम नहीं लूंगा, हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि अब लोग जो है ना, उनमें बहुत अवेयरनेस आ गई है, ठीक है ना, उनमें शऊर आ गया है। अब ये सब बातें जो है ना, ये पिछली दहाइयों की बातें हैं, हाँ, इसमें अब कोई आने वाला नहीं है। अपना अपना मंजर बेचें और आगे बढ़ते रहें, हाँ, बेहतर है, सही ना। बात ये है कि इस वक्त हमें ये जरूरत है कि सारे हालात इस कराची ने और कराची वालों ने झेल लिए, देख लिए, बर्बाद भी हुए, खुश भी हुए, सारी सूरत देख के अब हम कुछ इस मुकाम पर हैं कि अब स्टेबल हैं, लोगों में शऊर है, हर किसी की बातों में फ़ौरन नहीं आ जाता। तो अब हमें थोड़ा सा ना मुस्बित सोच रखनी पड़ेगी ताकि हम आगे बढ़ सके, वरना यकीन करें वैसे ही पानी बिजली गैस के चक्कर से बाहर नहीं आ पा रहे, सड़क से बाहर नहीं आ पा रहे, ठीक है ना। तो अब वो अगर हम नेगेटिविटी अपने अंदर इसी तरह उसको जो चलाते रहेंगे ना, तो हमारे अच्छे काम नहीं होने, अच्छे काम नहीं, तो अच्छा, इस तरह की भी तब्दीली। इसमें एक पहलू और भी है, एक तो और छोटी छोटी बातें हैं सानवी राज भाई ज़िमनी। एक तो लोग कह रहे हैं कि जो टाइम पीरियड दिया गया है वो कम है, ये हुकूमत को एक काम ये करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया 41 लाख मोटरसाइकिलें, 45 लाख, तो 47 अच्छा, तो इसका टाइम पीरियड बढ़ाया जाए, 3 हफ्ते के बजाय 3 महीने रखा जाए, ताकि जो लोग जिन लोगों को नहीं कर सकते
पैसा नहीं है, लेट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। इसी वजह से आजिज भाई मैं ये मेराज भाई से पूछने लगी थी कि जी 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 बिल्कुल हाँ। अच्छा, दूसरा लोग कह रहे हैं कि जी 1800 रुपये। अच्छा, इसमें भी अगर हुकूमत, खासतौर पर मैं बड़ी गाड़ी की बात नहीं कर रहा, मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ, कि अगर इसमें भी हुकूमत पॉसिबिलिटी कोई है, सही लोगों को थोड़ा सा फाइनेंशियल रियायत भी अगर गवर्नमेंट दे सकती है, तो इसको 1800 से कम करके 1200 कर ले, 1000 पे कर ले, अगर गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन इस पे मैंने खुद एक्साइज डिपार्टमेंट के एक डायरेक्टर से बात की है। अच्छा। वो बता रहे हैं सर नंबर प्लेट हम नहीं बना रहे, नंबर प्लेट तो ठेके पे कहीं किसी कंपनी से बनवाए जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि 1800 जो जिस नंबर प्लेट के हम 1800 ले रहे हैं ना, उस पे हम सिर्फ 100 रुपए सर्विस फीस ले रहे होते हैं, बाकी सारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको हम पैसे दे रहे हैं, उसमें कुछ इतना पैसा लग जाता है। लेकिन बहरहाल फिर भी हम इंसानी हमदर्दी के नाते हुकूमत को ये कह सकते हैं कि अगर वो रियायत दे सकती है लोगों को तो जरूर। बिल्कुल, हुकूमत अगर रियायत दे सकती है लोगों को तो जरूर दे। और इस तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत सारे लोग जो है वो ये बात कर रहे हैं कि भाई पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं, और फिर जो है वही सिलसिला जो कि आपको पता है सारा कुछ। तो इस हवाले से भी मजीद बात करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं। सूरत हाल है हॉस्पिटल्स की, आजिज भाई आप क्या कमेंट करेंगे? ये NICH या NICVD या जिन्ना हॉस्पिटल बड़े हॉस्पिटल हैं कराची के, और ये गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं जी। इसमें होता क्या है कि ख़ास तौर पे रात के औकात में ये क्या करते हैं कि सीनियर डॉक्टर काम नहीं करते। अच्छा, फिर उसमें जो PG होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, या जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, उनकी ड्यूटियां लगाई जाती हैं। सही। और ड्यूटियां 24-24 घंटे लगाई जाती हैं। अब मुझे पता नहीं ये कल का वाकया है या वीडियो कब की है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। डॉक्टरी का पेशा ऐसा है क्योंकि वो इंसान की जानों के साथ काम करते हैं। बिल्कुल, और ये मतलब एक ऐसा पेशा है जिसमें आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए। 24 घंटे जाहिर है कि काम करेगा, उसको आराम भी तो चाहिए। 8 घंटे देखें आज से 100-150 साल पहले क्या ऐसा था कि लाजमी है कि इंसान के लिए 8 घंटे की ड्यूटी रखी गई थी? सही। कोई तो वजह होगी ना कि इंसान को 8 घंटे काम करना चाहिए। और इंसान के जो 24 घंटे हैं उसको तकसीम किया गया था कि इतने घंटे काम करेगा, इतने घंटे आराम करेगा, इतने घंटे खाएगा, इतने घंटे घूमेगा फिरेगा, यानी इस तरह 24 घंटे पूरे होते हैं। लेकिन 24 घंटे एक इंसान ड्यूटी तो नहीं करेगा ना, ऑब्वियसली। हाँ, 24 यहाँ ये चक्कर है कि 24 घंटे की ड्यूटी लगाओ, आज लगा दो भाई, कल तक आप हो। और आप खुद सोचें 24 आवर्स ड्यूटी, और उसके बाद फिर ये पेशेंट्स जो है इस तरह से कंप्लेन करते हैं। अब डॉक्टर्स भी बेचारे क्या करें, आप ये बताएं। बात ये है कि फिर वही बात कि हमारे यहाँ जो है ना सेहत के शोबे में अभी भी वो काम नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए। सही। भाई आबादी है इतनी बड़ी, फिर आपके पड़ोसी सूबों से भी कुछ लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है। अच्छा, दुख बीमारी सबके साथ है, अमीर के साथ भी है, गरीब के साथ भी है। लेकिन एक मुतवस्सित तबके वाला और गरीब तबके वाला पहले सरकारी अस्पताल आएगा, उसको पता है मैं प्राइवेट अस्पताल जाऊंगा तो मुझे तो वो अब मेराज भाई हॉस्पिटल में खवातीन मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, वो रो रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं। अब वो बंदा वीडियो में ये कह रहा है कि 24-24 घंटे, उसे क्या पता कि डॉक्टर जो है उसकी भी स्लीप आवर्स होंगे या देखिए उसका भी हक है। 24 घंटे अगर उसने डॉक्टरी नौकरी की है तो उसको कुछ आराम करने का हक मिलता है। लेकिन मसला ये है कि इस पे सोचेगा कौन, इस पे देखेगा कौन। हम तो ये देख रहे हैं कि देखिए इंतजामिया का मामला है, ये इंतजामी मामला है कि आपको अगर 8-8 घंटे की शिफ्ट लगाई है आपने, तो 8-8 घंटे में वो इतने डॉक्टर्स होने चाहिए जो कि पेशेंट्स को जो है देखें। दूसरा मामला ये है कि अब तो हम ये देख रहे हैं कि इन मामला से हटकर ये तो वो मसाइल हैं जो पब्लिक के साथ पेश आ रहे हैं। दूसरा बड़ा मसला ये कि पहले कभी हमने ये नहीं सुना था कि अस्पताल के अमले ने जो है हड़ताल कर दी है। अब तो जब देखो पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, अच्छा यंग डॉक्टर्स हो गए, एक सियासी अखाड़े में तब्दील कर दिया। भाई आप जिस पेशे से मुंसलिक हैं, तो अवाम भी एहतजाज कर रहे हैं और डॉक्टर्स भी एहतजाज कर रहे हैं, ऐसा पहली दफ़ा होने लगा है। आजिज भाई बहुत शुक्रिया, महराज भाई बहुत शुक्रिया। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, और ये इंस्टेंट हेडलाइन ब्रेक है, जिसके बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात करते हैं हमारी सोसाइटी के उस मामले की जिसके वाले से बात तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। रिपोर्टेड भी होते हैं केस, लेकिन उन केसेस के ऊपर फिर सज़ाएं जो होती हैं वो उस तरह से नहीं होती। और हमारा यही कहना होता है कि जब भी इस तरह के वाक़यात हों, आई एम टॉकिंग अबाउट जो
चाइल्ड अब्यूज़ बच्चों के साथ होता है और जो बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात होते हैं, तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, आज हम उस बारे में बात करने जा रहे हैं। और हमेशा मैं इस बारे में ये कहती हूँ कि इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होने चाहिए, लेकिन अनरिपोर्टेड केसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये जो चाइल्ड अब्यूज़ होता है ना, ये इस तरह के वाक़यात में आसपास के लोग, करीबी रिश्तेदार, घर वालों के जो जानने वाले होते हैं, यानी कि आपके कुछ ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जिनके ऊपर आप यकीन नहीं कर सकते कि ये लोग भी इस तरह की हरकत में शामिल होते हैं। वो केसेस जो कि रिपोर्ट हो जाते हैं उनके ऊपर फिर भी कोई इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, उनके हवाले से फिर भी जो है वो रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, मुकदमा हो जाता है, ट्रायल तक नौबत आ जाती है, लेकिन कई ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट्स नहीं होते। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं, ये जो लोग बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं, ये क्या इनको कोई ट्रॉमा होता है, इनका बचपन इस तरह से गुजरा होता है, ये किस तरह के लोग होते हैं और ये क्यों इस तरह की जो है ना वो हरकतें करते हैं, क्यों ये दूसरों के बच्चों के साथ इस तरह से करते हैं। अच्छा जी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रुमैसा रीम हैं जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर मखदूम बिलावल हैं जो कि मोटिवेशन स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप दोनों? ठीक हैं, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मखदूम, जिस तरह से अभी मैंने बताया कि बहुत सारे केसेस इस तरह से होते हैं कि उसमें जो ये जो कहना चाहिए कि बच्चों के साथ जो ज़्यादती करते हैं या बच्चों को अगवा करते हैं, किडनैप करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनको तंग करके सताने में उनको मज़ा आ रहा होता है, ये क्या जहनी हालत होती है, किस मेंटल जो है ना वो ट्रॉमा के लोग होते हैं और ये आइडेंटिफाई क्यों नहीं होते इस सोसाइटी में? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो है ना इस बात को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चाइल्ड अब्यूज़ क्या है। हाँ। क्योंकि जब भी चाइल्ड अब्यूज़ की बात हमारे सामने आती है तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चों का जो जिनसी इस्तेहसाल हो रहा है तो यही सिर्फ इसका मतलब है। सही। ताकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप बचपन से लेकर बच्चे को उसकी बुनियादी सहूलतों से भी महरूम रख रहे हैं, यानी जो उसके बेसिक राइट्स हैं जो उसके मिलनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन है उसके लिए, जो उसका मतलब फिजिकल हम टॉर्चर कर रहे होते हैं, उससे भी अगर हम उसको जो है ना वो बेसिक राइट से महरूम रख रहे हैं, वो भी उसका फिजिक जो है ना वो है मतलब चाइल्ड अब्यूज़ में आता है। दूसरा ये है कि हम जो बच्चों की तरबियत करने के चक्कर में, उनको समझाने के चक्कर में फिज़िकली मार रहे होते हैं। अक्सर माएँ होती हैं, घर में कुछ बड़े होते हैं, फिर अगर हम बात करें तो कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे मदारिस हैं, स्कूल हैं, फिर ट्यूशन में जाने के बाद जब वहाँ पे उन बच्चों को मारा जाता है तो वो भी चाइल्ड अब्यूज़ में ही आता है। मतलब उसकी एक्सट्रीम लेवल हम कह सकते हैं कि जिनसी इस्तेहसाल है, लेकिन ये भी चाइल्ड अब्यूज़ में आता है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बात बताऊं तो मैंने अपनी ओपीडी में इस तरह से देखा कि आई वाज इन हॉस्पिटल, एक आंटी आई थी, अब 3-4 साल का बच्चा होगा, वो बच्चा रो रहा है, उसको थप्पड़ मार रही है। अब मैं उठा, मैंने बोला अब ये कोई गार्डन है, आप इनको घुमा के ले करने आई हैं, हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में हम जैसे बंदे यहाँ पे इरिटेट हो जाते हैं, ये तो फिर भी छोटा सा बच्चा है, उनको समझाएं, थोड़ा सा बहलाएं, तो वो चीज़ है। फिर एक ऑर्थोपेडिक्स की ओपीडी में हम लोग बैठे हुए थे, एक बच्ची थी तकरीबन 10-12 साल की बच्ची होगी, वो आई, उसकी रिंग फिंगर राइट हैंड की जो है वो मतलब फ्रैक्चर हुआ है उसका। जब पूछा गया तो बताया गया कि मदरसे गई थी, वहाँ से ना उस्ताद ने उसको उससे करके, मतलब इट वॉज लाइक टोटली आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर मी कि भाई हम तो ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जो मुल्क की सलामती के लिए खतरा था कलभूषण, उसको हम चाय पिला के भेज रहे थे, बच्ची ने क्या इतना गुनाह कर दिया। आप उसकी उंगली तोड़ रहे हो और वो भी उसकी फिंगर, मतलब अब उसको लिखने में उसने में प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज़ें हो रही हैं। फिर एक्सट्रीम लेवल की बात करते हैं कि जिनसी इस्तेहसाल। अच्छा, सबसे बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि बच्चों को लोग टारगेट क्यों बनाते हैं, उसमें क्या सबसे पहले अक्सर तो ऐसा देखा गया जैसे कसूर वाला वाकया हुआ था, वो ही बंदा मेरे जहन से नहीं निकलता, वो मेरे जहन में ही रहता है क्योंकि उसके जो कारनामे हैं ना वो सुन के दिल दहल जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें ये चीज़ आगे चलकर इन्वेस्टिगेशन में पता चली कि बचपन में उसके साथ भी हुआ था, अब आगे चलकर उसने जो है ना वो चीज़ की। तो माइट बी पॉसिबल ऐसा होता है कि जिससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है, अजम्पशन ये है कि वो उस बचपन में उस चीज़ का शिकार होते हैं, बड़े होकर वो करते हैं। सवाल ये है कि अब वो बच्चों को टारगेट क्यों बना रहे हैं? बच्चों को इसलिए क्योंकि उनके लिए डिफेंसिव मैकेनिज्म जो होता है ना, मतलब वो काफ़ी वीक होता है। एक बड़ा सा आदमी है, बच्चा है उसके सामने, तो उसको कंट्रोल करना, वो चीज़ करना बड़ा ईजी हो जाता है। तो दैट्स वाई वो फिर बच्चों को करते हैं। फिर आजकल हमारे पास जो है वो इस तरह से जो फाहशी चीज़ें हैं उन पर असेस इतना मतलब ईजी हो गया है। फिर ये है कि टाइमली मैरिजेस में जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर अगर होती भी हैं तो वो बंदे फिर इतना मुआशी गुर्बत और इसमें वो इतना वो हो जाते हैं कि किसी ना किसी वजह से वो मेंटल ट्रॉमा उसका शिकार होते हैं, फिर अल्टीमेटली वो उस चीज़ पर भी आ जाते हैं। लेकिन ये ऐसे रेयर केसेस हैं।
तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि केसेस हमारे पास रिपोर्ट क्यों नहीं होते, क्योंकि लोग बड़ा इसको रेस्पेक्ट पे लेते हैं। अबे भाई, आप 2 गज ज़मीन के लिए, घर के लिए कब्जा करने के लिए आप इतना आ जाते हो, वो आपकी बच्चा है और मेरे ख्याल में वो आपकी उससे ज़्यादा बड़ी मिल्कियत है, ज़्यादा बड़ी मिल्कियत है। आप उस चीज़ को तो ज़रा इस पर जो है ना वो ना ले आप, मतलब ये इसमें कौन सी ऐसी इज्जत है कि आप उसको कल्प्रेट को छोड़ रहे हो। फिर आते हैं बात, क्योंकि इदारे हमारे, मैं इतना हैरान होता हूँ कि हमारे मुल्क की सलामती इदारे हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट करेंगे, इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। जजेस बिक जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बिक जाएगा। मतलब आप यकीन नहीं करेंगी, इतने सारे ऐसे केसेस देखे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर, उसके पास केस गया छोटे से बच्चे के उसका, वो उसके साथ कल्प्रेट के साथ शामिल हो जाएगा, पैसे लेकर उसको छोड़ने में लग जाएंगे। और हद दर्जे की इतनी चीज़ होती है कि नॉर्मल किसी के बंदे को हम पागल बना के उसको छोड़ देते हैं कि भाई ये पागल था और ये पागलपन में आके ये भाई, अगर पागल बंदे का एक बंदे को भी आप इबरत का शिकार बनाए, निशाना बनाए ना, एक बंदे को भी, तो पागल भी सीधे होना शुरू हो जाएंगे, या फिर पागलों को अपने घर वाले घर में बंद रखेंगे, या फिर पागल खाने में जमा हम लोग हमेशा से यही बात करते हैं कि बच्चों के साथ जो ज्यादती के वाकयात होते हैं, अब ज्यादती में जो है वो मेंटल टॉर्चर भी शामिल है, ज्यादती में जो है वो चाइल्ड लेबर भी शामिल है कि भाई आप उनसे इतना ज्यादा काम करवा रहे हैं, या फिर आप उनको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, या फिर आप उन्हीं के सामने उनको जलील कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम गरीब हो, तुम्हारे माँ बाप हमारे पास यहाँ पर छोड़ गए। तो इस तरीके से अगर आप ये सारी सिचुएशन कर रहे हैं तो ये भी चाइल्ड अब्यूज़ के ज़िम्मे में ही आता है। अच्छा, हमारे साथ जो है रुमैसा भी मौजूद है। रुमैसा, आप क्या कहेंगी सारी सूरत हाल पे? देखिए, मेरा काम तो भवों के ऊपर का है, हाँ, लेकिन WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, एंड ये बात 100% सही है कि चाइल्ड अब्यूज़ जो है ना उसका सबसे छोटा फॉर्म होता है टपेर लगा देना, जो लोग कहते हैं। अच्छा, सही, ठीक है। और इट गोज अप टू वर्बल अब्यूज़, यानी कि अपने बच्चे को बोलना कि तुम जो है वो तुम कमतर हो, तुम्हारी बहन ज़्यादा अच्छा पढ़ती है, या तो बच्चे को थ्रेट करना कि मैं तुम्हें ये कर, तुम्हारे साथ बुरा करेंगे अगर तुम्हें थप्पड़ लगा देंगे अगर तुम ये काम सही कर नहीं आए, या फिर तुम्हें मार पिटेगी अगर तुम मैथ्स में सही तरीके से पास होकर नहीं आए। फिर होती है चाइल्ड अब्यूज़, जिसमें पेरेंट्स जो है वो आपस में झगड़ते हैं और बच्चे को बिल्कुल भी जो है इग्नोर करते हैं, धुतकार मिलती है बच्चे को। तो जहाँ धुतकार मिले और मार मिले, वहाँ पे आगे जाके जहनी तवाज़ुन तो जो है ख़राब होगा ही। पागल जो है वो ऐसे पागल नहीं बनते, और पागल वर्ड भी सही मैं नहीं मानूंगी। लोग साइकोलॉजिकली जहनी तौर पर सिक होते हैं, और वो उनका फॉल्ट अक्सर नहीं होता, क्योंकि बचपन में अगर उन्होंने तशद्दुद होते हुए देखा है अपने ऊपर, तो वो कल को जाके बोलेंगे ये तो नॉर्मल है, हम अपने बीवी बच्चों पे भी करेंगे। उस तरह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जाता है। लेकिन अगर बचपन में प्यार से या समझा के बच्चे के साथ रहा जाए, तो आगे जाके चाहे पिछली जनरेशन जैसी भी थी, आगे जाके जहनी मर्ज नहीं पैदा होते। फिर उसके बाद चाइल्ड अब्यूज़ जो है जिस्मानी तशद्दुद भी है, वो एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है, जो वो फेस करते हैं उनके साथ ज़िंदगी भर वो ट्रॉमा रहता है। तो चाहे एक टपेर का ट्रॉमा हो कि चलते फिरते टपेर लगा देते थे, हम भी अपने बच्चों को लगा देते हैं, तो वो टपेर से शुरू होता है और मार पे ख़त्म होता है। सही, या तो वो जो है जिस्मानी तौर पर हो, या फिर वो वर्बल हो, या फिर सेक्सुअल हो। सही, सब चाइल्ड अब्यूज़ में आता है। चलिए ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जिन लोगों के साथ माजी में पहले इस तरह के वाक़यात हुए होते हैं कि लोगों ने उनकी तज़लील की होती है, लोगों ने उनके साथ वो हिकारत बरती होती है, या लोगों ने उनकी इज़्ज़त नहीं की होती, ठीक है, या फिर ये जितने भी लोग होते हैं, पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, ग्रेट ग्रैंड्स हैं, घर वाले हैं, फैमिली में रहने वाले लोग हैं, वो उनको मार देते तो वो ये समझते कि ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कोई बात नहीं है, फिर वो आगे जाके अपने बच्चों को भी उसी तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं। हाँ ठीक है, एक तो ये लेवल हो गया ना जो लिमिट, जो एक लिमिट में है कि चलिए ठीक है, उन्होंने बोलूंगी ये लिमिट में नहीं जी। है। अच्छा, क्योंकि घर में होना चाहिए ज़ीरो वायलेंस पॉलिसी। सही, चीखना नहीं है, टपेर नहीं लगानी, चमाट नहीं लगाना। कभी कभी एक टपेर लगा देते हैं डॉक्टर साहब, नहीं, ज़ीरो वायलेंस पॉलिसी। बच्चा जाके स्कूल में भी तो टपेर किसी को लगा के आ सकता है। और माना आपने कहा कि जो है ये कम लेवल पर है, मगर ये लेवल बढ़ते भी जा सकते हैं। सही,
उससे आगे बहुत खराब लेवल है। अच्छा, मगर ये भी इसी नहीं। हाँ, इसी के ऊपर तो मैंने कहा ना कि ये जो लिमिट है, इसका जो लेवल है, जैसे आपने कहा कि कम भी होते हैं और ज़्यादा भी होते हैं, तो इस पर करेंगे अभी मज़ीद बात कि ये कौन से लेवल होते हैं कि वहाँ तक पहुँच जाते हैं कि दूसरों के साथ वो इस तरह की हरकत करते हैं। इस पर होगी बात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा जनाब, तो बात हो रही है चाइल्ड अब्यूज़ पे, बात हो रही है मेंटल टॉर्चर पे, और बात ये हो रही है कि चाइल्ड अब्यूज़ सिर्फ यही नहीं होता कि किसी बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, और चाइल्ड अब्यूज़ ये भी होता है कि आपने उसकी इज़्ज़त ना की हो। चाइल्ड अब्यूज़ ये भी होता है कि आपने उसको 4 लोगों में जो है बताया हो कि तुम गरीब हो, 4 लोगों में बताया हो कि तुम्हारे पैसे नहीं है, 4 लोगों में उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया हो, या फिर अगर वो बहुत छोटा बच्चा हो तो आपने उसको मिसट्रीट किया हो, या फिर आपने उसको किसी भी किस्म की जो एहसास कमतरी है या उसके अंदर कोई कमियां हैं, कोई खामियां हैं, उनको पॉलिश करने के बजाय उनके ऊपर उनका मजाक उड़ाया हो, उसके ऊपर ये एम्फेसाइज़ किया हो कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ, तो ये भी चाइल्ड अब्यूज़ के ज़िम्मे में आता है। अच्छा मखदूम, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई ये जो खामियां सारी शुरू होती हैं, और ये जो एक माइंडसेट है, ये जो सिख माइंडसेट है, जिस तरह अभी रुमैसा ने भी जिक्र किया, ये माइंडसेट इस तरह का है कि लोग खुद इस टाइम से गुजरे होते हैं और फिर उसके बाद वो बच्चों के ऊपर इस तरह से एक्ट करते हैं और बच्चों के ऊपर ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं कि हमारे साथ भी तो हुआ था। ये जो कहते हैं ना लोग कि हमारे साथ भी तो हुआ था, ये बाकी काम तो बड़े ठीक कर रहे होते हैं, ये अपने ऑफिस में तो बड़े प्रॉपर होते हैं, ये लोग अपना फाइनेंस तो बड़े अच्छा कैरी कर रहे होते हैं, दिमाग तो इनके पास बहुत ज़्यादा होता है कि कौन सा काम जो है वो किस शॉर्टकट से होगा और किस काम के लिए कितनी कनिंगनेस चाहिए, किस काम के लिए कितनी शार्पनेस चाहिए। बाकी ये चीज़ें तो इन्होंने अपनी लाइफ में एज्यूम नहीं की होती, ये सारी शार्पनेस, ये सारी कनिंगनेस, ये सारी इनकी इखलाकियात, ये सारे एक्ट्स तो इन्होंने बचपन में नहीं किए होते, लेकिन सिर्फ क्योंकि इनके साथ बचपन में किसी ने बुरा किया था, तो बस यही बात ये जो है वो अप्लाई करने के लिए पूरी ज़िंदगी गुजार के सॉफ्ट टारगेट, जिसको हम कहते हैं ना कि बच्चे सॉफ्ट टारगेट होते हैं, वो ये टारगेट करते हैं और निशाना बनाते हैं। आपको नहीं लगता ये इससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है? बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी ऐसी हिस्ट्रीज़ हैं जिनके साथ बचपन में वाकई कुछ नहीं हुआ, और ये सारी चीज़ें वो अपने उस माइंडसेट की वजह से करते हैं जिसको आप सिक माइंड सेट कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कह सकते हैं, या कुछ लोगों को किसी को तकलीफ दे के खुशी मिलती है। व्हाट डू यू से? साइकोलॉजी बेसिकली ये है कि बंदा वो ही चीज़ कर रहा होता है जो उसको सही लग रही होती है। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे परसेप्शन से वो चीज़ गलत है, लेकिन उसके एंगल से उससे ना वो चीज़ ठीक है बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी चीज़ आपने, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही इसमें कि जो है वो अब अगर उनके साथ बहुत सारे और भी चीज़ें हो रही होती हैं लाइफ में, लेकिन वही क्यों रिपीट करते हैं कि जो बेसिकली टॉक्सिक है। तो देखिए सबसे पहले तो बात ये है कि अगेन इसी बात पे आते हैं कि उनको वो चीज़ सही लग रही होती है, लेकिन मेरे हिसाब से होना ये चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के साथ बचपन में जो चीज़ गलत होती है और वो उसको बुरी लगी है, तो एटलीस्ट उसको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो अभी अपने छोटों के साथ या वही चीज़ किसी और के साथ इस बुनियाद पर रिपीट ना करे। लेकिन ये हो नहीं सकता ना। अब यहाँ आई एम सो सॉरी, आई एम कटिंग इन। ये हो नहीं सकता इसलिए देखिए जहनी अमराज, मेडिसिन दो डिफरेंट एरियाज हैं, तो मैं जहनी अमराज के हिसाब से ही बात करूँगी। ये हो नहीं सकता क्योंकि कोई मेंटली अगर डिस्टर्ब्ड है बचपन में और उनके वालिदैन ने उनको मारा है तो कोई रीज़न है। अब हम कहते हैं और मैं कहूँगी कि बचपन में आपके साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन अपने आप को सही करना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि आप अपने आप को और किसी और को आप सिखाएंगी, आगाही देंगे, ये सिखाएंगे। आगाही से ही होती है। और बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं जो आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है कि हमारे हस्बैंड या हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे जो हैं वो हस्बैंड मारते हैं हमें, बच्चे कंट्रोल में नहीं होते। बच्चे देखते हैं कंट्रोल जो है वो हस्बैंड के हाथ में है, वाइफ के हाथ में है, तो वाइफ मारती है वो टेबल, उनके हाथ में नहीं है कंट्रोल, उनके हाथ में, बच्चे इनको तंग करते हैं, ये अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। जो बात आप कर रही थी अभी कि वैसे तो सब कुछ सही होता है बाहर, घर में कुछ और हाल है, उसे कहते हैं मास्किंग। बंदे ने एक मास्क लगा रखा है पूरे दुनिया के लिए, बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन घर में उसकी एक और साइड होती है कि जितनी फ्रस्ट्रेशन होती है वो निकलती है अपने से कमतर पे। सही
बिल्कुल। अच्छा मखदूम, जिस तरह से ये उन्होंने कहा कि डबल फेस होता है, बात वही हम कर रहे हैं कि बाकी भी तो सर्कमस्टांसेस होते हैं, ऐसे भी तो लोग होते हैं ना जिनका बचपन होता है बड़ी रिच फैमिली से होते हैं, जिन्होंने जो है वो बड़ी पैसे की चकाचौंध देखी होती है, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता कि वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी को पॉजिटिव काम कर लें, वो इन कामों में लग जाते हैं और वो ये काम शौकिया भी कर रहे होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ये जो सर्टन काइंड ऑफ साइकोटिक प्रॉब्लम होती है लोगों की, ये जस्ट इसलिए नहीं होती, इसलिए भी नहीं होती कि उन्होंने बचपन में ये सब कुछ देखा है तो वो साइकोटिक हो गए। उनके कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, वो पैसे के लिए भी अंधे हो सकते हैं, वो किसी और के लिए भी काम करते हैं, दूसरों के बच्चों को पकड़ पकड़ कर लाते हैं और फिर वो ये सारे काम बहुत सारी वजूहात की बिना पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले कि अगर कोई भी बंदा एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी भी चीज़ का शिकार है तो उस चीज़ को सही करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है घर वालों की। कोई भी एक बंदा है अगर वो इस तमाम मेंटल ट्रॉमा से गुजरा है तो आप सबसे पहले कोशिश करेंगे उसकी काउंसलिंग करें, उसको प्रॉपर्ली समझाएं। नहीं समझाया जाता तो आप उसको कंसल्टेंट के पास लेकर जाएं। जैसे मैंने अभी थोड़ी सी बात पहले भी कही थी कि भाई अगर आप चाइल्ड अब्यूज़ यानी जिनसी इस्तेसाल करने वाले बंदे को एक मर्तबा इबरत का शिकार निशाना बना दें तो कल को जो पागल भी होंगे या तो वो सीधे हो जाएंगे या फिर जो घर वाले होंगे उन्हीं पागलों को घर में बंद रखेंगे या किसी पागल खाने में उनको जो है ना वो एडमिट करवा देंगे। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि हमें ये समझना है कि जो बंदा जिस चीज़ से, देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को बुखार होता है तो हम क्या करते हैं, हमारी अप्रोच क्या होती है, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो अगर कोई जहनी तौर पर बीमारी का शिकार है, उसका डिप्रेशन है, वो बिला वजह आके बच्चों को मारता है तो बड़ों की जिम्मेदारी है कि आप उसको समझें। अगर वही घर का बड़ा है तो कोई फैमिली में जैसे मतलब वाइफ है वो उसको समझा सकती है, कोई घर में कोई और बहन है, कोई पप्पू है, खाला है, वो समझा सकती हैं, कोई बाबा अगर हैं तो वो भी उनको समझा सकते हैं। समझाए नहीं समझ रहा तो आपको कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, उसको लेकर जाना चाहिए और उसकी प्रॉपर थेरेपी करानी चाहिए, चाहे उसकी साइकोलॉजिकल थेरेपी होगी या साइकेट्री के पास उसकी थेरेपी जो है वो बड़ी जरूरी है और इस तरह के लोगों का इलाज भी होना चाहिए और इस तरह के लोगों की पहचान भी होनी चाहिए। जब कोई शख्स आपको इस तरीके से लगे ना कि वो उसका बिहेवियर इस तरीके से कि उसको कोई बात समझ में ही नहीं आती, मतलब आप उसको समझाए जा रहे हैं, उसको बात समझ में नहीं आती, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके साथ कोई साइकोटिक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि वो आपकी किसी भी चीज को सीरियस नहीं ले रहा है। तो दैट मींस कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। उसके भी बस में नहीं है वो। हाँ, उसके बस में ही नहीं और उसको पता भी नहीं है कि मेरा ये प्रॉब्लम है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया रुमैसा हमारे शो पर आई और मखदूम हमारे शो पर आई। एक बात मैं कहना चाहूंगी जाने से पहले, जो हम टर्म यूज करें ना पागल, जी ये नहीं यूज करते। सही, जहनी अमराज है उनको, पागल नहीं है। उनको रोड पर अगर लाकर या किसी के सामने इबरत बनाया गया तो वो खुद ठीक नहीं होंगे, ना उनको पता चलेगा उनके साथ क्या होगा। ना किसी पागल खाना ऐसा होता है जहाँ पे लोगों को बंद कर देते हैं, वो पुराने ज़माने की सोच है। आज की सोच ये कि थेरेपी होती है या फिर जो चाइल्ड को इस हद तक अब्यूज करते हैं, बारे में ही बात करें मैम। एक तो थेरेपी होती है, दूसरी चीज़ ये इबरत नहीं, जो चाइल्ड को अब्यूज करते हैं बहुत बुरे तरीके, मारना, तशद्दुद, सेक्सुअल अब्यूज, इन लोगों को उठा के जेल में डालते हैं। बात वही है ना, इबरत का मतलब यही है ना कि जब उनके केसेस रिपोर्ट होंगे, उन्हें पकड़ा जाएगा, उन्हें सजा होगी तो लोगों को इबरत हासिल होगी। इबरत का मतलब यही है कि हाँ, उनको छोड़ दिया जाता है, वो बाद में फिर वही हरकतें करते हैं। तो वो जो केसेस रिपोर्ट होते हैं उसमें कितने लोगों को सजाएं मिलती है, नहीं मिलती है, सजाएं मिलनी चाहिए, सजा मिलेगी। कारसाज का वाकया हत्तल इम्कान कोशिश थी कि किसी भी तरीके से सर्टिफिकेट बनवा के हम उसको जो है ना वो मतलब बाहर के मुल्कों में तो खैर और हमारे मुल्क में भी ये होता है, लेकिन ज़्यादा होना चाहिए। बाहर के मुल्कों में ऐसे केसेस जिसमें साइकोपैथ्स होते हैं उनकी थेरेपी ज़बरदस्ती कराई जाती है। सही, क्योंकि चलते फिरते तो कोई आके नहीं बोलेगा ना आपको कि जो है तो यही बात है ना कि एक तो आइडेंटिफाई किया जाए ऐसे लोगों को और फिर दूसरी बात ये कि अगर कोई केस रिपोर्ट होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, फिर उसके ऊपर उनको सज़ा दी जाए ताकि बाकी लोगों को ये इबरत हासिल हो, बाकी लोगों को ये अवेयरनेस हो कि भाई अगर कुछ गलत करेंगे तो पकड़े भी जाएंगे और फिर सज़ा भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया मखदूम। बिल्कुल, सेगमेंट जो है उसका टाइम जो है वो एंड हो गया है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया रुमैसा, आप दोनों हमारे शो पर आए। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया के वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप जॉब सर्च कर सकते हैं और वो कौन सा सीरियस प्लेटफॉर्म है जहां लोग टाइम ज़ाया नहीं करते बल्कि कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, काम की बात करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। तो जी बात करते हैं कुछ सोशल मीडिया की, और सोशल मीडिया की जब बात करते हैं ना तो सबके जहनों में क्या आता है? सोशल मीडिया से इंस्टाग्राम आ रहा है, सोशल मीडिया से इस तरह की बातें आ रही है कि खबरें होंगी, वहाँ पर बहुत सारी रील्स होंगी, सॉन्ग्स लगे हुए होंगे, इन्फॉर्मेशन होगी और तरह तरह की जो है वो क्लिप्स हम देखेंगे और टाइम गुजर जाएगा। लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा उनको होगा जिनकी आप क्लिप्स देख रहे हैं, फ़ायदा उनको होगा जिनकी आप रील्स देख रहे हैं। चलिए जी, कोई मयारी चीज़ें कर रहे हों, किसी की कोई रील देख के, किसी का कोई ब्लॉग देख के, किसी कोई ऐसा कंटेंट देख के आप अगर बेहतर हो रहे हैं तो ज़रूर देखें। लेकिन एक ऐसा कंटेंट या ऐसी चीज़ जो कि बस जस्ट वर्बली आपका टाइम पास कर रही है और आप ना कुछ सीख रहे हैं, ना आपको उससे कुछ ट्रेंड पता चल रहा है, ना आपकी जो है वो नॉलेज में इजाफा हो रहा है, तो फिर इस तरह का जो सोशल मीडिया है ना, वो बस फिर यही होता है कि टाइम ही ज़ाया कर रहा होता है। और अनफॉर्चुनेटली हम सब कितनी भी बातें कर लें, हम सब यही करते हैं कि अगर हम लोग इंस्टा रील्स देखने बैठ जाएं तो बस 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा ऐसे गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता कि सोशल मीडिया पे आपने कितना टाइम ज़ाया कर दिया। बिलीव मी, हम सब अपना टाइम सोशल मीडिया पर ज़ाया कर रहे होते हैं अगर हम कोई क्रिएटिव काम नहीं कर रहे। तो आज ये बात करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो लोगों की ज़िंदगी कैसे बदल सकते हैं, इसके कौन कौन से ऐप्स जो हैं ऐसे हैं जहाँ से वाकई आपको जॉब मिल सकती है, जहाँ से आपका कोई कंटेंट क्रिएट हो सकता है, जहाँ से आप कुछ हासिल कर सकते हैं, जहाँ से वाकई आपका करियर बन सकता है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो सुभाष चमन लाल हैं, जो कि स्टूडेंट हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी के। अच्छा जी, उसके बाद हमारे साथ जो हैं वो हुरैन मारिया कुरैशी हैं, जो कि बैचलर्स कर रही हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, अच्छा, और एनडी से। चलिए जी, दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये बताएं हुरैन कि सोशल मीडिया पर हम सब जितना टाइम ज़ाया करते हैं, इसी टाइम ज़ाया के बीच में अगर कोई काम की बात भी कर लें, हमें कोई जॉब ही मिल जाए सर्च करते हुए, कोई हमारी कोई क्रिएटिविटी बढ़ जाए, कोई नॉलेज बढ़ जाए, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म आप समझती हैं कि ज्वाइन कर लेना चाहिए, उसके ऊपर अकाउंट बना लेना चाहिए जहाँ से फ़ायदा भी हो? वेल, देखा जाए तो एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ इट्स ओन perks and lows, लेकिन ऑनेस्टली लिंक्डइन इज दैट प्लेटफॉर्म जिस पे आपको बेतहाशा आपको जॉब्स मिलेंगी, एंड दैट टू वेरी ऑथेंटिक। अच्छा, वेरी ऑथेंटिक, क्योंकि उसके अंदर इट्स बेसिकली कि वो कनेक्टेड है हमारे गवर्नमेंट से, तो वहाँ पे फ्रॉड्स नहीं होते, एंड जो वहाँ पे जॉब्स आती हैं दे आर फ्रॉम रेप्यूटेड कंपनीज। और मज़े की बात ये है ऑनेस्टली कि हर किसी को वहाँ जॉब मिल सकती है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें, आप सिविल इंजीनियरिंग करें, इनफैक्ट आप इंजीनियरिंग कर ही नहीं रहे, आप फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, सही, तो हर आपको जॉब वहाँ मिल सकती है। सही, सारे जॉब्स जो हैं वो लिंक्डइन पे अवेलेबल होते हैं। सुभाष, आप बताएं, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? लिंक्डइन पे मतलब बहुत सारे अकाउंट प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, उस पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होती हैं। हम उसके अंदर स्किल्स अपने ऐड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट्स, और अपनी जो भी हम लोगों ने अचीव किया हो, मतलब आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भले कुछ इंजीनियरिंग ना की हो, आप स्किल्स भले मेंशन करें, आप कुछ भी कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। फिर पाकिस्तान में ना वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी काम कर सकते हैं आप लोग। सही। अच्छा, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपनी पॉकेट मनी के लिए भी ना एक्स्ट्रा कोई जॉब सर्च कर रहे होते हैं कि भाई चलो ठीक है, हम साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, अपना कोई कोर्स भी कर रहे हैं और अपना कोर्स भी कंपाइल करें, तो हम साथ में कोई जॉब भी कर लें। तो सुभाष, ये बताएं कि आप क्या सजेस्ट करेंगे बाकी लोगों को? जैसे हमने बात की कि भाई लिंक्डइन इज़ जस्ट अ सीरियस प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड कम होते हैं। और मैंने भी ना हुरैन अपने लिंक्डइन से एक स्टेटस डाला था काफ़ी टाइम पहले कि मुझे लिंक्डइन फैमिली ना बड़ी अच्छी लगती है। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्यों भाई, व्हाई यू लाइक लिंक्डइन सो मच? तो मैंने कहा वहाँ पे ना बहुत सारे लोग फेक नहीं होते, वो बड़ा रियल लोग होते हैं, और जो कमेंट्स आते हैं वो बड़े रियल होते हैं। और मतलब वो ऐसा नहीं होता कि कोई आपका दिल रखने के लिए कमेंट कर रहा है, ऐसा नहीं होता कि कोई आपको जानता है वहाँ पर आपको इसलिए कमेंट कर रहा है, ऐसा नहीं होता कि कोई एक्स्ट्रा में कोई बटरिंग कर रहा है। अगर आपने कोई स्टेटस अपलोड किया है, कोई क्लिप अपलोड किया है, कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अपलोड की है ना, तो जेन्युइन कमेंट्स आते हैं, और उन लोगों के होते हैं जो आपको नहीं जानते, लेकिन वो लोग जो कमेंट करते हैं वो आपके लिए सजेशन भी होती है, गाइडेंस भी होती है, और अगर वहाँ तारीफ़ हो रही हो तो इसका मतलब ये है कि यू आर ट्रूली डूइंग गुड। तो ज़रूर ये प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करें जहाँ से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। तो ये जो हम लिंक्डइन की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपको क्या लगता है कि लिंक्डइन से लोग किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं? एक तो वहाँ से जॉब सर्चिंग होगी, दूसरा अगर आप लिंक्डइन के ऊपर अपना कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, तो क्या वहाँ से भी पैसे मिलते हैं, या उनका भी कुछ इस तरीके से कोई SOP है, कुछ सिस्टम है कि लोग लिंक्डइन को भी यूट्यूब की तरह या बाकी ऐप्स की तरह जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, लिंक्डइन पे आप अकाउंट बिल्कुल क्रिएट करें, आप प्रोफाइल ही बनाएं, और उसके अलावा अपने
प्रोजेक्ट्स वगैरह आपने जो भी बनाए हैं आप बिल्कुल अपने लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हैं, और आपको बहुत सारी कंपनीज़ वगैरह होती हैं जो आपको जॉब हायर्स करती हैं पार्ट टाइम के लिए, तो आप इससे भी आप इजीली आप अर्निंग कर सकते हैं। और आज के दौर में मोबाइल तो आजकल सबके पास ही है, सबके पास ही है। तो सही। अच्छा हुरैन, आप बताइए कि लिंक्डइन पे भी कुछ इस तरह के ऑप्शंस होते हैं, और कौन कौन से ऐसे ऐप्स हैं लिंक्डइन के अलावा भी जहाँ पर आप जॉब सर्च कर सकते हैं अपने करियर से रिलेटेड, जिस चीज़ की आप एक्सपर्ट हैं, आप अपनी एक्सपर्टीज पे। सो लिंक्डइन में इट्स बेसिकली जॉब सर्चिंग इज़ अमेजिंग, बट एक प्रो ये है लिंक्डइन का, वहाँ पे आप स्किल लर्निंग भी कर सकते हैं। अच्छा जी, स्किल लर्निंग का भी एक अलग सा ऑप्शन होता है लिंक्डइन लर्न के नाम से। वहाँ पे आप स्किल लर्न कर सकते हैं, आपको एक एक्सपोजर मिल जाता है वहाँ पे दैट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। एंड अदर देन लिंक्डइन के कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है, देयर आर फाइवर, अपवर्क, पीपल्स पर आवर, देयर इज फ्रीलांसर। इतने बेतहाशा आई विल से के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जो ऑथेंटिक भी है, विच आर वेरी सेफ, पेमेंट भी अच्छी होती है वहाँ पे, एंड सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है वहाँ सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। अच्छा, किस तरह जॉब सर्च की जाती है लिंक्डइन पे या दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर? अच्छा, सबसे पहले तो यू हैव टू नो अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट। सही। कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, बस आप वही पेश कर रहे हैं मार्केट में। सही। वहाँ पे लिंक्डइन में बड़ी अच्छी बात यह है कि बहुत डिफरेंट किस्म के फिल्टर्स मौजूद है। आप अपनी लोकेशन भी सेट करते हैं कि आपको अगर इन पर्सन वर्क करना है तो आप किस लोकेशन में प्रेफर करेंगे। इसके बाद आप अपनी रेंज भी, सैलरी रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं उसके अंदर। आप कंपनीज वर्क कर सकते हैं, इनफैक्ट आप इन्हीं कंपनीज में आपको जाना है तो वो उन्हीं से रिलेटेड आपको जॉब्स देगा। सही। सो देयर इज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फिल्टर्स दैट अ पर्सन कैन यूज़ वहाँ पे, तो बहुत इजी प्लेटफॉर्म हो जाता है वो। बहुत इजी जो है वो प्लेटफॉर्म हो जाता है। और सोशल मीडिया का जो सिनेरियो है ना हुरैन, वो इसी तरीके से है कि आपको अपने आप को मेंटली खुद बताना पड़ता है अपने दिमाग को कि जागो जागो, मतलब ये वाला ऐप यूज़ करो, प्लीज़ डाउनलोड करो, प्लीज़ इसका इस्तेमाल करो। तो खुद आपको जो सेल्फ मोटिवेशन होती है ना, वो भी आपको लेनी पड़ती है, क्योंकि आप बाहर ही नहीं आते उस करिश्मा से। आप फेसबुक के, ट्विटर के, इंस्टाग्राम के, और आप जो है बाकी ऐप से बाहर ही नहीं आते। फिर अगर उनमें से कुछ बच जाता है तो नेटफ्लिक्स आ जाता है, फिर वो ड्रामा बॉक्स आ जाता है, एंड ऑल दैट, यू नो देयर आर लॉट ऑफ ऐप्स जो कि हम सब की ज़िंदगी जो है वो इस तरीके से बर्बाद कर रहे होते हैं कि हमारा टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। तो हमने टाइम नहीं ज़ाया करना, हमने कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करना है। इस पर मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो जी बात हो रही है कि सोशल मीडिया को किस तरीके से आप पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कौन से लोग होते हैं जो कहते हैं हम सोशल मीडिया से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो है, खैर हमारी एक किस्मत ये भी है कि हमारा इंस्टाग्राम भी यहाँ पर मोनेटाइज नहीं है, हमारा टिकटॉक भी जो है वो भी मोनेटाइज नहीं है, फिर हमारी फेसबुक के जो पेजेस होते हैं वो भी मोनेटाइज नहीं होते। तो इसीलिए हमारा टाइम जो है वो और भी ज़्यादा ज़ाया हो रहा है कि हम लोग और चीज़ें कर रहे होते, लेकिन क्रिएटिव काम इसीलिए नहीं कर रहे होते कि भाई इन जगहों पर जो है वो पैसे नहीं मिलते। लेकिन आप मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं तो आप इस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि ये बात मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि जब हमारे शो पे एक आईटी एक्सपर्ट आए थे तो उन्होंने ना हमें मैंने उनसे पूछा था कि भाई हमारे जो फेसबुक पेजेस होते हैं वो तो मोनेटाइज नहीं होते, तो उन्होंने कहा कि आप उसके ऊपर जो मार्केटिंग का ऑप्शन है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जो लोग आपको अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह देते हैं वो भी आप प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, आप ये बताएं, आप स्टूडेंट हैं हुरैन, तो आपकी बहुत सारी और फ्रेंड्स भी होंगी, तो कभी ऐसा सोचा कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा कोई ग्रुप बना लिया जाए जहाँ से कुछ अर्निंग्स हो जाएं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें कर लें, कुछ ऑनलाइन थोड़ी सी काम के ऊपर बात करते हैं कि ऑनलाइन भी लोग कहते हैं भाई बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। वेल ऑनेस्टली सोचा तो बहुत है, बट देन अगेन इम्प्लीमेंट करना पड़ता है वो। बट दिस इज़ अ वेरी 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 गुड पाथ के जो न्यू कमर्स हैं जिनको पॉकेट मनी चाहिए, हसल्स चाहिए, साइड हसल्स जो आजकल बहुत जो जेन जी में चला है, साइड हसल्स, जेन जी तो जो साइड हसल्स हैं इट्स वेरी गुड। और जैसे आपने कहा कि इंस्टाग्राम मोनेटाइज नहीं है, फेसबुक मोनेटाइज नहीं है, टिकटॉक मोनेटाइज नहीं है, फिर भी हम इतना टाइम जाया करते हैं और अगर ये मोनेटाइज हो जाए हम कितना टाइम विदाउट मोनेटाइजेशन भी माय फ्रेंड्स आई नो कि वो कैसे कमा रहे हैं उस पे से विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग बिकॉज 30 हम इवन मी 30 सेकंड्स की रील यूं स्क्रॉल होती है, बट देन इफ यू सी समथिंग दैट इज आई कैचिंग, इट्स वेरी प्लीजिंग, आई कैचिंग, तो मैं तो चली जाती हूँ उसकी वेबसाइट पे दैट आई हैव टू लुक कितने का है, अफोर्डेबल है, देन आई एम गोइंग टू ऑर्डर इट। हाँ बिल्कुल, यही तो बात है ना, असल में सारे पैसे इधर भी तो जा रहे होते हैं हम लोगों के, जो घर पे जब ऑनलाइन आ रहे होते हैं ना चीज़ें, तो फिर आप छुपा रहे होते हैं अम्मी से कि ये मैंने ऑर्डर नहीं किया है। मेरी सारी दोस्तों के साथ बहुत मसला है।
सुभाष, आप बताएं कि ऑनलाइन किस तरीके से अर्निंग की जा सकती है? कुछ आइडिया है? दोस्तों के साथ बैठ के कभी कुछ ऐसा प्लान किया कि नहीं भाई ऑनलाइन कमाया जा सकता, लोग कमा रहे हैं, ये वाकई बड़ा मेहनत से और बड़ा दिमाग लगा के कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये दिमाग लगा के मेहनत से ही कर रहे हैं। हाँ। बंदे की स्किल्स पे डिपेंड करता है, उसके बाद कितनी स्किल्स हैं, और इसी के हिसाब से वो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अपने प्रोडक्ट वगैरह अपना बनाते हैं और वो सेल करते हैं, इसी से अपनी बहुत अर्निंग भी कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम पहली अचीवमेंट में कुछ बड़ा ही अचीव करें, स्लोली हमारा बिजनेस। अच्छा, बहुत सारे लोग इस तरह भी करते हैं ना, अब जैसे आप NAD से हैं और आप भी ससद यूनिवर्सिटी से हैं, अब आप लोग पास आउट हो जाएं, उसके बाद जाहिर सी बात है आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, तो वो यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर अपने लेक्चर्स वगैरह भी जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और उससे भी बहुत ज़्यादा अर्निंग्स कर सकते हैं। तो आपके यहाँ आपके फ्रेंड सर्कल में इस तरह से कि कोई लोग हैं? क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से मुलाकात की है जो वो ये कहते हैं कि नहीं, हम जब पढ़ाई से फ्री हो जाते हैं, जो हमारा फ्री टाइम होता है उसको हम यूटिलाइज इस तरह से करते हैं कि जो हमने पढ़ा होता है हम उसका व्लॉग बनाते हैं। आपके सराउंडिंग्स में इस तरह के लोग हैं जो इस तरह से भी अर्निंग्स करते हैं? बिल्कुल मेरे दोस्त हैं बिल्कुल, जो कि पढ़ाते भी हैं और यूट्यूब के ऊपर क्लासेस वगैरह भी देते हैं। In fact, I have friends and even myself, I do own a YouTube channel. अच्छा, that's really great। चलेंगे, अभी तो सीक्रेट अभी बताया है हमें। It's a secret. I do own a YouTube channel. जिस पे I don't upload much क्योंकि of course my first priority is my पढ़ाई, my study मेरे लिए first priority है, लेकिन that's for my fun। And जो मैंने सोच के बनाया था ना, that I made in college के टाइम से बना हुआ है वो। I just upload daily vlogs छोटे छोटे, and in fact I give, मुझे questions भी आते हैं कि ऐसे कैसे करें हम ऐसा करें, guide us, and I feel very very lucky कि मैं उनको बता सकती हूँ। क्योंकि उरन देखिए ना, अगर हम लाइनर लगाने का तरीका बता सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और जो कुछ हमें आता है हम अंडा तोड़ के अंडा बॉईल करने का भी तरीका बता सकते हैं, तो जो एक क्रिएटिव काम है हमारा, जो हमारा एक्चुअल काम है, वो भी तो हम सोशल मीडिया पर उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ये भी एक डिफरेंट आइडिया है कि आप जिस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, मेक योर यूट्यूब अकाउंट, मेक योर इंस्टाग्राम अकाउंट, मेक योर ट्विटर अकाउंट, तो उसके ऊपर आप जो है वो चीज़ें अपलोड करें और फिर देखें कि अगर वाकई आप इतने आपकी वर्थ है और लोग आपको सुनते हैं तो आप उससे भी अर्निंग्स कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो अर्निंग्स करनी है ना, तो व्हाई डोंट यू यूज़ योर एजुकेशन ऑन दैट? सुभाष, क्या बोलेंगे इस पर? मैम, पहले तो आपको एजुकेशन बिल्कुल कंटिन्यू करनी है, हाँ। उसको वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी, उसको हाँ। तो नहीं छोड़नी है। और अगर आप पार्ट टाइम जॉब अगर करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करने पड़ेंगे और अपने प्रोडक्ट्स सेल करने पड़ेंगे हाँ। और अपनी स्किल्स भी शो करनी होती हैं, क्योंकि जब कोई क्लाइंट वगैरह आते हैं पहले तो आपसे ये पूछेगा कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया, हाँ। आपको पहले वो दिखाना होता है, उसी के हिसाब से फिर क्लाइंट्स आपके पास अट्रैक्ट होते हैं, हाँ। क्लाइंट्स फिर आते रहते हैं। तो स्किल्स मेन इफेक्ट है ऑनलाइन अर्निंग के लिए। स्किल्स होनी चाहिए आपको, मेहनती होना चाहिए, अपने काम का एक्सपर्ट होना चाहिए, और फिर आप सोशल मीडिया का जब इस्तेमाल करते हैं तो आप यकीन करें कि अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। और ये ऐप्स जो कि हम सारे मिलके टाइम ज़ाया करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, आज से हम भी रेजोल्यूशन करते हैं कि भाई 1-1 घंटा हमने जो है वो मयारी सोशल मीडिया को देना है। तो बहुत शुक्रिया रहन, आप हमारे शो पे आई, सुभाष हम हमारे शो पर आए। शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया आज के शो से, फिलहाल इतना ही। शो कैसा लगा इस बारे में ज़रूर बताइएगा, इसका फीडबैक सोशल साइट पर दीजिएगा। अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग, सीरियस है।